अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस स्टोरी को सपोर्ट करें एंड वी आर वेरी क्लोज टू 800 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, कीप लिसनिंग अमेजिंग स्टोरीज। अब आगे वही दूसरी तरफ देवांश जी के स्टडी रूम में देवांश जी अपनी चेयर पर आंखें बंद कर बैठे थे। उसके दिमाग में यामिनी की कहे बातें गूंज रही थी। तभी उसने स्टडी रूम का दरवाजा नोक हुआ, जिसे सुन देवांश जी ने आंखें खोली और आंखों में आए नमी को साफ करते हुए कहा, कम इन। उसकी आवाज पर अंश अंदर आया। अंश को देख देवांश जी ने कहा, तुम यहाँ सोए क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका दी। वही अंश आगे बढ़ा और सीधे देवांश जी को कसकर गले लगा लिया। देवांश जी थोड़े हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने भी अंश को गले लगा लिया। सॉरी पापा, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन यूवी ने, अंश कह ही रहा था कि उसकी बात को बीच में काटते हुए देवांश बोल पड़े, इतना सब कुछ किया उस औरत ने तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं। क्यों अंश, क्या तुम्हें अपने पापा पर भरोसा नहीं था या फिर बात कुछ और है? कहकर देवांश जी ने अंश को खुद से दूर किया। विश्वास था पापा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बात आपको बताकर आपको दुखी करूं, जैसे आज सच सामने आने पर आप हैं। अंश ने इमोशनल होकर कहा। अंश सच में नहीं चाहता था कि यामिनी का सच जानकर उसके पापा दुखी हो, क्योंकि अंश की मां के जाने के बाद देवांश जी ने मानो दुनिया से मुंह ही मोड़ लिया था। और उस पर अंश का व्हीलचेयर पर यह सब देवांश से देखे नहीं जा रहा था। अंश की बात सुनकर देवांश जी ने गहरी सांस लेकर कहा, वो औरत मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करती होगी, और मैं उसका पति होकर ये सब देख नहीं पाया। इस सब में सारी गलती मेरी है। मैं ना एक अच्छा पति बन पाया और ना एक अच्छा बाप। अंश के आगे हाथ जोते हुए, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। कहते कहते देवांश जी घुटनों के बल बैठ गए और रोते अंश से माफी मांगने लगे, जिसे देख अंश की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। वो नीचे बैठा और देवांश के जुड़े हुए हाथ को पकड़कर कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस औरत ने किया, आपकी कोई गलती नहीं पापा, प्लीज आप ऐसे मुझे शर्मिंदा मत करिए। कहकर अंश ने एक झटके से देवांश जी को गले लगा लिया। देवांश जी रो रहे थे, वही अंश की आंखें आग उगल रही थी, और उस आग में यामिनी बहुत जल्द जलने वाली थी। क्या और कुछ है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो? देवांश जी ने अंश को देखते हुए कहा, एक सच है जो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उस सच को आप सहन नहीं कर पाएंगे। अंश ने मन ही मन कहा और देवांश जी को देखते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वही दूसरी तरफ यामिनी एक 7 स्टार होटल के सामने खड़ी थी। वो होटल के अंदर आए और लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ी कि तभी वहां के मैनेजर ने यामिनी को रोका और कहा, सॉरी मिसेज राजपूत, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। देखो मैनेजर साहब, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है और अब तुम बीच में टांग अड़ाकर और खराब मत करो, वरना इस होटल से उठाकर बाहर फिकवा दूंगी। यामिनी ने गुस्से से कहा। यामिनी का यहाँ एक रूम था, उसके पास रहने के लिए अब यही जगह थी। वही यामिनी की बात सुनकर मैनेजर ने कहा, आपको जो करना है करिए, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये देवांश साहब के सख्त ऑर्डर्स हैं, इसलिए आप प्लीज जाइए यहाँ से, वरना हमें आपको जबरदस्ती बाहर निकालना होगा। मैनेजर की बात सुनकर यामिनी हैरान रह गई। देवांश आप अब हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यामिनी ने मन ही मन देवांश जी को कोसा और दंदनाते हुए होटल से निकल गई। यामिनी के पास ना तो फोन था और ना ही कोई कार्ड या कैश, और ना ही रहने के लिए कोई जगह। उसे तो किसी का नंबर भी याद नहीं था जिसे वो कांटेक्ट कर सके। वही महल में अंश जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि युवाना एक सूटकेस में अपने कपड़े भर रही है। ये क्या कर रही हो तुम? अंश ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं सही नहीं समझती, और वैसे भी तुम होते कौन हो मेरे जो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देती फिरूं? युवाना ने अपने कपड़े भरू और बग लेकर जाने लगी, जिसे देख अंश ने युवाना को एक नजर देखा और कबर्ड सुबह से अपने कपड़े लेने लगा, जिसे देख युवाना की आंखें छोटी हो गई। क्या मुझे रोकेगा नहीं और पूछेगा भी नहीं कि मैं अब कहाँ जा रही हूँ? युवाना ने सोचा। मैं जयपुर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। युवाना ने अपना गला साफ करते हुए तिरछी नजरों से अंश को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर अंश वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है फिर जाओ, लेकिन प्लीज जाते जाते रूम का दरवाजा बंद कर जाना। कहकर अंश वॉशरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर मुस्कुराने लगा। वही अंश की बात सुनकर युवाना का पोपट बन गया। उसे लगा उसकी बात सुनकर अंश उसके पैरों पर गिर कहेगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। साला कमीना आदमी एक बार भी मुझे रोकना जरूरी नहीं समझा। इस कमीने आदमी मेरी बेइज्जती की। आहे छोड़ूंगी मैं तुम्हें अंश राजपूत। कहकर युवाना ने गुस्से से अपने बग को लात मारी और दंदनाते हुए वॉशरूम का दरवाजा पीटने लगी।
कमीने अंश राजपूत, दरवाजा खोलो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं जा रही हूं और तुम मुझे रोकने के बजाय नशा रहे हो। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, खोलो दरवाजा। कहते कहते युवाना जिद्दी बच्चे की तरह चिल्लाने लगी। वही अंश शावर के नीचे खड़ा अपनी जिद्दी बीवी की बातें सुनकर हंसे जा रहा था। वो आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया, जिसे देख युवाना दंदनाते अंदर आए और ना आव देखा ना ताकी और सीधे अंश गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगाकर दांत पीसते हुए कहा, जब से ठीक हुए हो तब से तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम में कुछ ज्यादा घमंड आ गया? मैं जा रही हूं और तुम मुझे रोकना भी जरूरी नहीं समझते? कहीं ऐसा तो नहीं कि लंदन में कोई और मिल गई? युवाना ने अंश को खा जाने वाली नजरों से घूरा। अब तक साला कमीना आदमी एक बार भी मुझे रोकना जरूरी नहीं समझा। इस कमीने आदमी मेरी बेइज्जती की। आहे छोड़ूंगी मैं तुम्हें अंश राजपूत, कहकर युवाना ने गुस्से से अपने बग को लात मारी और दंदनाते हुए वॉशरूम का दरवाजा पिटने लगी। कमीने अंश राजपूत, दरवाजा खोलो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं जा रही हूं और तुम मुझे रोकने के बजाय नशा रहे हो। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, खोलो दरवाजा। कहते कहते युवाना जिद्दी बच्चे की तरह चिल्लाने लगी। वही अंश शावर के नीचे खड़ा अपनी जिद्दी बीवी की बातें सुनकर हंसे जा रहा था। वो आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया, जिसे देख युवाना दंदनाते अंदर आए और ना आव देखा ना ताकी और सीधे अंश गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगाकर दांत पीसते हुए कहा, जब से ठीक हुए हो तब से तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम में कुछ ज्यादा घमंड आ गया? मैं जा रही हूं और तुम मुझे रोकना भी जरूरी नहीं समझते? कहीं ऐसा तो नहीं कि लंदन में कोई और मिल गई? युवाना ने अंश को खा जाने वाली नजरों से घूरा। अब आगे यामिनी सड़क पर गुस्से से चले जा रही थी। उसके पास आज कुछ नहीं था जिसे पाने के लिए उसने ना जाने क्या क्या किया था। आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं था, आसमान में गले बादल छाए हुए थे। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई, जिसे देख यामिनी ने इधर उधर देखा। आज उसके पास बारिश से बचने के लिए भी छत नहीं थी। वो बारिश में भीग रही थी कि तभी अचानक से एक गाड़ी आए और यामिनी के सामने रुक गई, जिसे देख यामिनी हैरान रह गई। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को देख यामिनी की भौं सिकुड़ उठ गई। उस शख्स ने गाड़ी का दरवाजा खोला और यामिनी को बैठने का इशारा किया। यामिनी बिना देरी किए गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। वही महल में युवाना खा जाने वाली नजरों से अंश को घूर रही थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं अंश का सच में कहीं किसी गैर औरत से अफेयर तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों की जान अपने हाथों से लूंगी, युवाना ने सोचा। मेरी बात का जवाब दो अंश राजपूत, सच बताओ, किसी गैर औरत के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? तभी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखो, अगर ऐसा हुआ ना तो मां कसम मैं उस लड़की की जान ले लूंगी और तुम्हारे इस चेहरे पर एसिड फेंक दूंगी, समझे तुम? युवाना गुस्से से चिल्ला उठी। अगर अंश का सच में किसी के साथ चक्कर हुआ तो युवाना उस लड़की जान तो लेगी ही लेगी, लेकिन इस पे बड़ी ई की मात्रा डर सच में अंश के मुंह पर डालेगी, ताकि अंश जो ठीक होने के बाद हैंडसम लग रहा है उसकी खूबसूरती कम हो और फिर कोई भी लड़की अंश की तरफ नहीं देखेगी। और अंश सिर्फ युवाना सूर्यवंशी का, फिर चाहे कैसा भी हो इससे युवाना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? हाँ, अंश ने युवाना की अपने लिए पॉजिटिवनेस देखते हुए कहा। उसे बड़ा मजा आ रहा था युवाना की जलन देख। वही अंश की बात सुनकर युवाना की आंखें गहरी हो गई, उसका माथा ठनक गया। ये आदमी जब से ठीक ठाक होकर वापस लौटा है तब से इसमें काफी घमंड चढ़ गया है। मैं बीवी हूं तुम्हारी, इस नाते मुझे तुमसे जुड़े हर एक बात सवाल का जवाब चाहिए, समझे तुम? युवाना ने दांत पीसते हुए और अचानक से अंश की जान को अपने हाथ में पकड़ लिया। आह, पागल औरत, मारना चाहती हो क्या मुझे? अंश दर्द से तड़प उठा क्योंकि युवाना ने गुस्से से अंश के लोअर पार्ट को हाथ में भर मसला। एक मर्द की आधी से ज्यादा जान तो वही होती है और उसी जान पर युवाना ने हमला किया। मेरी कही हुई बातें तुम मुझ पर इस्तेमाल मत करो अंश डार्लिंग, वरना तुम अभी मुझे ठीक से जानते नहीं हो। ये जो तुम मरने का नाटक कर लंदन चले गए थे ना, हिसाब से तो मुझे तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जो बितानी है। पर ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया या फिर कोई गैर औरत हम दोनों के बीच आए तो मैं तुम्हें फिर से उसी व्हीलचेयर पर बिठा दूंगी और उस लड़की का तो ऐसा हाल करूंगी कि वो दूसरा जन्म लेने से भी घबराएगी। गॉट इट अंश डार्लिंग? युवाना ने अंश के लोअर पार्ट को सहलाते हुए उसके जबड़े को चुसते हुए शांत मगर खतरनाक आवाज में कहा, जिसे सुनकर अंश एक पल के लिए गौर ही गया था। दोनों पूरे भीग चुके थे। जहां अंश नेक्ट था वही युवाना की वो ड्रेस उसके बदन से चिपक गई थी। तुम्हें पता है उस रात की थकान मुझ में अब भी है।
लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। अंश डार्लिंग प्लीज फक मी, तुम्हारा ये शेर में पिंजरे में कैद होने के लिए तड़प रहा है, युवान ने मदहोशी से भरी आवाज में अंश की हार्डनेस को भांपते हुए कहा। अंश युवाना की करीबी से हार्ड हो गया था। उसका जानवर युवाना के पिंजरे में कैद होना चाहता था। अंश ने जब युवाना की बात सुनी तो धीरे से युवाना के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा, जिसे सुनकर युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। उसने अपने निचले होठ को दांत तले दबाते हुए अंश की आंखों में देखते हुए उसके सामने घुटनों के बल नीचे बैठ गई, जिसे देख अंश को वो दिन याद आया जब युवाना ने सुहागरात के दिन उसे एक मूवी दिखाई थी और खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर यही हरकत की थी। अंश प्लेजर से अचानक से कराह उठा, क्योंकि युवाना ने हरकत ही ऐसी की थी कि अंश ने कसकर उसके बालों को पकड़ लिया। वो युवाना का चेहरा अपनी कमर में दबा रहा था, वही युवाना की आंखें मानो बाहर ही आने वाली हो। वॉशरूम में अंश की कराह की आवाज गूंज रही थी, जो कुछ आधे घंटे बाद थम गई। युवाना ऊपर उठी और अपने होठों को साफ करते हुए अंश को देखकर धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम ऐसा कुछ करो कि मैं कल ठीक से चल भी ना पा। वो अंश से चिपक गई। अंश ने युवाना को देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे गिले चुंबन से चुमने लगा। युवाना भी कम नहीं थी इस मामले में। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो अभी कुछ देर पहले अंश से नाराज थी। अंश किस करते हुए एक हाथ से युवाना के शर्ट के बटन खोलने लगा। कुछ ही देर में युवाना अंश के सामने इनब्रा पैंटी में थी। वो युवाना को अपनी ठरकी नजरों से देख रहा था। उसकी बीवी का फिगर कातिल है, अंश ने सोचा। युवाना की आंखें में देखते हुए अपनी इनब्रा खोल दी। अंश की नजरें जब युवाना की गोल गोल उभारों पर गई तो बिना एक पल गवाए अंश ने युवाना की कमर को पकड़ उसे खुद से सटा दिया और उसकी उभारों को मुंह में भर चूसने लगा। युवाना एक मीठे दर्द से भर गई। सैक इट्स बैडली अंश डार्लिंग प्लीज, युवाना ने आहें भरते हुए कहा। अंश ने भी उसकी बात मानी। युवाना सेक्स की भूखी थी, लेकिन उसे मदहोश भी सिर्फ उसका पति ही करता था। युवाना उभारो टमाटर की तरह लाल हो गई, तब जाकर अंश ने उसे होठों से खींचते हुए एक अजीब आवाज के साथ छोड़ा और हांफते हुए कहा, बच्चे होने के बाद भी इन पर पहला हक सिर्फ मेरा ही रहेगा, कहकर वो युवाना की उभारों को प्रेस करने लगा। उसकी बात सुनकर युवाना मुस्कुराने लगी। उसने अंश की आंखों में देखते हुए आहें भरते हुए कहा, आहा, बच्चे पैदा करने के तुम्हें मेरे अंदर जाना होगा। प्लीज अंश डार्लिंग, अंदर रखो इसे मेरे, कहकर उसने अंश के लोअर पार्ट को टच किया। अंश ने युवाना की बात मानी और उसे दीवार से लगा दिया। युवाना का चेहरा दीवार की तरफ था, उसकी पीठ अंश के सीने पर। अंश युवाना की गर्दन को चूमते हुए उसकी पैंटी निकालने लगा। युवाना ने कसकर अपने निचले होठ को दांत तले दबा दिया। फक, वो बुदबुदाए, क्योंकि उसे किसी गर्म और हार्ड चीज का एहसास हो रहा था। प्लीज अंश फास्ट, युवाना ने अंश से जल्दी करने के लिए रिक्वेस्ट की। उसकी बात सुनकर अंश के थरकी हाथों आगे आए और उन्होंने युवाना की दोनों उभारों को मुट्ठी में भर प्रेस करते हुए धीरे से कहा, मैं एंटर करूंगा, लेकिन तुम प्रोमिस करो कि तुम मुझे माफ कर दोगी और मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो युवाना को कहते वक्त प्लेजर दे रहा था। अंश की बात सुनकर युवाना की आंखें झट से खुल गई। क्या ये आदमी पागल है? माफ किया है इसलिए तो दोनों अभी इस हालत में हैं। युवाना ने सोचा, बेवकूफ आदमी, अगर माफ नहीं किया होता तो अब तक मैं जयपुर में होती। यह तुम्हारा साथ इस हालत में नहीं समझे। अभी इससे पहले मेरा मूड खराब हो, जल्दी करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। युवाना ने अंश पर गुस्सा किया। युवाना की बात सुन मतलब सहज अंश ने खुशी से मुस्कुराकर उसकी कमर की पका और अपना लोअर पार्ट पकड़ पीछे से युवाना में एंटर कर दिया। युवाना एक मीठे दर्द से कराह उठी। अंश ने अपनी हरकत शुरू की। वो युवाना को पीछे से दीवार के खिलाफ करने लगा। वही युवाना की सिसकियां परवान चढ़ रही थी। उसकी कराह और अंश की हाफने की आवाज दोनों वॉशरूम से लेकर कमरे तक गूंज रही थी। तुम ये बहुत रूड होते जा रहे हो। युवाना ने अंश के बालों को कसकर पकड़ कहा था। वो अंश को संभाल रही थी, क्योंकि अंश सेक्स के टाइम हद से ज्यादा वाइल्ड हो जाता था। उस रात भी हुआ था, लेकिन युवाना को ड्रग्स के कारण पता नहीं चला, लेकिन अब वो होश में थी और अंश बेदर्द था। युवाना की आंखें में आंसू आ गए। अंश ने अचानक से युवाना को लिफ्ट किया और उसे लाकर बेड पर पकड़ दिया। युवाना चीख उठी। उसने गुस्से से अंश को घूरा, लेकिन अंश तो मदहोश था। वो युवाना के गुस्से को इग्नोर कर बेड के पास खड़ा हुआ और युवाना के पैरों को खींचा। युवाना अब गुस्से से झटपटाने लगी। अंश ने युवाना के एक पैर को अपनी कमर पर लपेट दिया और दूसरे को कंधे पर रख एक बार फिर युवाना को अपनी आगोश में भर लिया। अंश, तुम कमीने हो, युवाना ने चादर को मुट्ठी कसते हुए कहा।
यूवी प्लीज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, अंश ने युवाना के अंदर मूव करते हुए कहा। युवाना ने आहें भरने लगी। उसने कराहते हुए बेड के सामने लगे मिरर में देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। फक ये पोजीशन, युवाना ने सोचा। उसे मजा आ रहा था। उसका अंश डार्लिंग सिर्फ दिखने में मासूम था, बाकी उसके अंदर कमीनापन कुट-कुट भरा हुआ है। युवाना ने अंश की ओर देखते हुए कहा। अंश काफी वाइल्ड होता जा रहा था वक्त के साथ। युवाना अंश की कमर पर बैठी थी, वो उसे अंदर समा रही थी। वो थकी गई थी, लेकिन अंश के चेहरे पर अभी उत्तेजना देख उसे प्यार कर रही थी। वो जानती थी कि ये उसका पति सेक्स के मामले में कुछ दोनों तक ऐसी हरकतें करता रहेगा। अंश ने युवाना की कमर पकड़ उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। युवाना अपनी कमर हिलाने लगी। अंश आहें भरते हुए उसकी झुमती हुई उभारों को देखने लगा, जिसे देख युवाना ने अंश की आंखों पर हाथ रख दिया। अब तक उस रात भी हुआ था, लेकिन युवाना को ड्रग्स के कारण पता नहीं चला, लेकिन अब वो होश में थी और अंश बेदर्द था। युवाना की आंखें में आंसू आ गए। अंश ने अचानक से युवाना को लिफ्ट किया और उसे लाकर बेड पर पकड़ दिया। आह! युवाना चीख उठी। उसने गुस्से से अंश को घूरा, लेकिन अंश तो मदहोश था। वो युवाना के गुस्से को इग्नोर कर बेड के पास खड़ा हुआ और युवाना के पैरों को खींचा। युवाना अब गुस्से से झटपटाने लगी। अंश ने युवाना के एक पैर को अपनी कमर पर लपेट दिया और दूसरे को कंधे पर रख एक बार फिर युवाना को अपनी आगोश में भर लिया। आह! अंश, तुम कमीने हो, युवाना ने चादर को मुट्ठी कसते हुए कहा। यूवी प्लीज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, अंश ने युवाना के अंदर मूव करते हुए कहा। युवाना ने आहें भरने लगी। उसने कराहते हुए बेड के सामने लगे मिरर में देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। फक ये पोजीशन, युवाना ने सोचा। उसे मजा आ रहा था। उसका अंश डार्लिंग सिर्फ दिखने में मासूम था, बाकी उसके अंदर कमीनापन कुट-कुट भरा हुआ है। युवाना ने अंश की ओर देखते हुए कहा। अंश काफी वाइल्ड होता जा रहा था वक्त के साथ। युवाना अंश की कमर पर बैठी थी, वो उसे अंदर समा रही थी। वो थकी गई थी, लेकिन अंश के चेहरे पर अभी उत्तेजना देख उसे प्यार कर रही थी। वो जानती थी कि ये उसका पति सेक्स के मामले में कुछ दोनों तक ऐसी हरकतें करता रहेगा। अंश ने युवाना की कमर पकड़ उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। युवाना अपनी कमर हिलाने लगी। अंश आहें भरते हुए उसकी झुमती हुई ब्रेस्ट को देखने लगा, जिसे देख युवाना ने अंश की आंखों पर हाथ रख दिया। अब आगे। अगली सुबह फोन की रिंग से युवाना की नींद कच्ची होकर टूट गई। वो धीरे से उठने लगी, लेकिन उसके बदन में दर्द एक लहर दौड़ गई। आह! कुत्ता आदमी रात भर ऐसे सेक्स कर रहा था जैसे मानो कोई रेस लगी थी। युवाना ने साइड में पेट के बल लेटे अंश को घूरते हुए कहा, जो किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। युवाना ने अपनी किटी को सहलाया, उसे दर्द हो रहा था। अंश ने रात भर सिर्फ कुछ मिनटों की नींद लेते हुए युवाना के साथ जबरदस्त सेक्स किया था। ना जाने किस किस पोजीशन में, जिस कारण युवाना की कमर के साथ पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। इन सब में युवाना ने वो सेक्स एंजॉय भी बहुत किया था। उसका मासूम दिखने वाला अंश बिस्तर पर जानवर था। युवाना ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन लिया और रिसीव कर कान पर लगाया। मैम, अर्धव राजपूत का पता चल गया है। वह दिल्ली में है। अब आगे क्या करना है आप बताएं, दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर रहा युवाना के चेहरे पर एक डेविल स्माइल उभर आए। युवाना ने एक नजर अंश को देखा और उसके बालों से खेलते हुए कहा, खत्म कर दो उससे, और ध्यान रहे ये मर्डर एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसका असर मेरे ब पे छोटी ई की मात्रा झना पे ए की मात्रा सही या फिर मेरी रेपुटेशन पर पड़े, समझे तुम, कहकर युवाना ने अंश की गर्दन पर लव बाइट को देखा। डोंट वरी मैम, आपने सही आदमी को काम दिया है। मैं इस काम को एकदम सलीके से पूरा करूंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, फोन की उस तरफ से उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने सर्द आवाज में कहा, काम पूरा होने के बाद बाकी बचे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, कहकर युवाना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। युवाना ने अपना फोन टेबल पर रखा और अंश के बालों को सहलाते हुए कहा, उस कमीने मेरे साथ जो हरकत करने की कोशिश की थी, उसी सजा उसकी मौत है, एविल स्माइल करते हुए, और तुम्हारा बदला इसी बहाने पूरा जाएगा, कहकर युवाना ने अंश के होठों को एक गहरे गिले चुंबन से गिला किया। अर्धव ने जो पार्टी वाली रात युवाना के साथ किया था, उसे देखकर युवाना ने अब फैसला किया कि कुत्ता जो भौंक रहा है उसे खत्म किया जाए, वरना वही भौंकने वाला कुत्ता अब काटने को लग जाए पता नहीं चलता। इसलिए काटने से पहले उसे खत्म करना जरूरी है, वरना अर्धव राजपूत आगे चल की बहुत बड़ा कांटा साबित हो सकता है। ये युवाना की सोच थी। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में यामिनी बैठी हुई थी। तभी उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और राणा ठाकुर अंदर आया, जिसे देख यामिनी ने उसे घूरा। रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया।
राणा ठाकुर ने यामिनी के चेहरे को देखते हुए कहा, जिस पर उसे देख 12 बज गए थे। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? यामिनी ने गुस्से से कहा। जिसे सुनकर राणा ठाकुर ने यामिनी को घूरते हुए कहा, यामिनी औकात मत भूलो, तुम अपनी पति ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाला और मैंने तुम्हें सहारा दिया है, तो जरा तमीज से बात करो और ये बताओ कि तुम मुझे मेरा बेटा कब लौटा रही हो। राणा ठाकुर की बात सुनकर सिया यामिनी ने दांत पीस लिए। कोई चीज नहीं, जो उठा तुम्हें दे दिया, वो मेरा बेटा है, और जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसका बाप तुम हो तो पागल हो जाएगा और पहले मुझे मारेगा और बाद में तुम्हें। मुझे सोचा का जरा वक्त दो। तुम, यामिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, पिछले 1 साल से तुम यही कह रही हो और पिछले 1 साल में यही सुन रहा हूं, लेकिन अब और नहीं। जितना वक्त तुम्हें लेना था तुमने ले लिया, अब जो मुझे करना है वो मैं करगा, लेकिन अर्धव को अर्धव ठाकुर बनाकर ही रहूंगा, राणा ठाकुर ने गुर्राते हुए कहा। पिछले 1 साल से यामिनी ने जैसे तैसे राणा ठाकुर को समझा कर रुका रखा था, लेकिन अब शायद यामिनी को मौत चारों तरफ से मिलने वाली थी। वही दिल्ली में अर्धव अपनी उंगली में कार की चाबी घुमाते हुए पार्किंग में आया और अपनी कार में बैठ निकल गया। उसकी कार जैसे ही पार्किंग से बाहर निकली तभी उसी के पीछे एक और काले रंग की कार निकल पड़ी। अब आगे युवाना गुस्से से होटल से निकल सीधे राजपूत महल पहुंची। उसी के पीछे पीछे अंश भी था। वो देख सकता था अपनी बीवी का गुस्सा। युवाना सीधे दंदनाते हुए ऊपर अर्धव के कमरे में की ओर जाने लगी, जिसे देख अंश की आंखों छोटी हो गई। ये औरत उस आदमी के कमरे में क्यों जा रही है? ये सोच अंश की गुस्से से मुट्ठी कस गई। इससे पहले युवाना अर्धव के कमरे में पहुंचती, अंश ने फुर्ती से युवाना की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए साइड में लाकर दांत पीसते हुए कहा, किसी गैर मर्द के कमरे में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिसेज राजपूत? अंश ने युवाना को घूरा। क्या ये आदमी पागल हो गया है या फिर ये अंश राजपूत के भेष में कोई बहुरूपिया है? युवाना ने अंश से अपनी कलाई झुरवाए और उसके सीने पर हाथ रख जोर धक्का देखकर दांत पीसते हुए कहा, झूठ थे, मक्कार, हवसी आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना मेरी परमिशन के मुझे छूने की? और तुम होते कौन हो मुझ पर हुकुम झाने वाले? मैं चाहूं अर्धव के कमरे में जाओ या फिर जहन्नुम में जाओ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे तुम? कहकर युवाना गुस्से से जाने लगी। तभी अंश युवाना की बाजू पकड़ उसे दीवार से सटा दिया और अपने शरीर से उसके शरीर को दबाते हुए कहा, मैं अंश राजपूत तुम्हारा पति हूं और मुझे तुम्हें छूने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूर नहीं। और वैसे भी कल रात को तो तुम डेमो देख ही चुकी हो। और रही बात उस अर्धव की, तो उसके इरादे तुम्हारे लिए कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उस आदमी से दूर रहा करो। अपने आखिरी शब्द कहते हुए अंश के चेहरे पर जलन के भाव थे, जो युवाना से छिपे नहीं थे। मतलब ये सब जलन के कारण है। अब मैं ये सब बार बार जानबूझकर करूंगी, युवाना ने मन ही मन सोचा और अंश को दूर कर कहा, लिसन मिस्टर अंश राजपूत, अपनी मौत का खेल खेलकर जो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तब वो अर्धव ही था जिसने मुझे सहारा दिया था। अब मुझे तुम कोई लेना देना नहीं है। कहकर युवाना चली गई, पर उसके चेहरे पर इविल स्माइल थी। ये औरत मेरी सुनती क्यों नहीं? अंश ने गुस्से से जाती हुई युवाना को देखते हुए कहा। वही कमरे में के अंदर किरण अपने बेटे को फीलिंग कर रहा था। युवाना दंदनाते हुए अंदर आए और चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, कहाँ है वो? उसकी बात सुनकर किरण ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तो तुम्हारे आने से पहले ही चला गया, और अब ये मत पूछना कि कहाँ गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी। उसकी बात सुनकर युवाना वहां एक पल भी नहीं रुकी और यामिनी के कमरे में पहुंची, जहां यामिनी बेड पर आंखों बंद कर लेटी थी। जिसे देख युवाना ने साइड में रखा जग लिया और यामिनी के ऊपर खाली कर दिया। यामिनी घबराते हुए उठी। तुम, और ये क्या बदतमीजी है? यामिनी युवाना पर चिल्लाई, जिसे देख युवाना ने अचानक से उसके जब्बे को कसकर पकड़ लिया और बेहिसाब गुस्से से कहा, तो तूने एक बार फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़लाकर अपने लाडले को यहाँ ये भगा दिया ना, लेकिन अब तक भगाएगी उसे? कल रात जो पार्टी में उसने हरकत की है ना, उसकी जैसा है मौत। यामिनी से दूर होकर यामिनी अब अपने बेटे बचा सकती हैं तो बचा ले, क्योंकि अब युवाना सूर्यवंशी नाम का ग्रहण उस पर लग चुका। मरेगा तेरा बेटा अब। कह युवाना चली गई। उसके जाने के बाद यामिनी ने अपने जब्बे को सहलाते हुए कहा, मरेगी तो अब तू युवाना सूर्यवंशी, क्योंकि तेरी जैसी मनहूस के कारण मैं चैन से सांस भी नहीं ले पा रही हूं। वही युवाना जब अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तब उसके कानों में अंश की आवाज पड़ी, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मना कि मेरी तालीम ज्यादा नहीं हुई है मिस्टर बजाज, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस करना जानता हूं। ऐसे बहुत से कम पढ़े लिखे लोग हैं
जो आज के समय में टॉप के ब पे छोटी ई की मात्रा झ पे की मात्रा न मैन है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस प्रोजेक्ट में और मेरी टीम अच्छे से काम करेंगे। आप एक बार हमारे साथ मीटिंग तो करिए, हम आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, अंश ने फोन पर बात करते हुए कहा। राजपूत इंडस्ट्री देवांश जी ही संभालते हैं, लेकिन अंश के नाम आदेश्य थे, जिससे अंश अपना बिजनेस करना चाहता था, लेकिन कम तालीम के कारण कोई भी अंश के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ से मिस्टर बजाज की बात सुनकर अंश ने डिस्पॉइंट होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंश का चेहरा उतरा देख युवाना बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगले दिन राजपूत इंडस्ट्री में अंश अपने चेयर पर आंखें बंद कर बैठा हुआ था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ और उसका पीए अंदर आया और अंश को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। अंश ने सिर्फ हम में जवाब दिया, जिसे देख उसके पीए ने कहा, सर सूर्यवंशी होल्डिंग्स हमारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्या हम उनका ये ऑफर एक से पट कर ले। अपने पीए की बात सुनकर अंश ने झट से अपनी आंखें खोली और हैरानी से कहा, सूर्यवंशी होल्डिंग्स, यही कहा ना तुमने। यस सर, मिस युवाना सूर्यवंशी होल्डिंग्स की सीईओ जिनके असिस्टेंट राघव ने हमें कॉल कर हमारे साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाया, अंश के पीए ने कहा। उसकी बात सुनकर अंश के होठों के कोने मुड़ गए। चलो अच्छे काम की शुरुआत घर की लक्ष्मी से ही करे, अंश ने मन ही मन खुद से ही कहा। ठीक है फिर मिसेज युवाना से मेरी मीटिंग फिक्स करा दो, अंश ने कहा। वही मिसेज युवाना सुनकर उसके पीए ने कहा, सॉरी सर लेकिन मिस युवाना मिसेज युवाना नहीं, जिसे तुम मिस युवाना कह रहे हो वो बीवी है मेरी, मिसेज युवाना अंश राजपूत। हाँ वो बात अलग है कि मुझसे वो थोड़ी नाराज है इसलिए मिस सूर्यवंशी कह कर रही है, लेकिन डोंट वरी मैं उसे मना लूंगा, और अब तुम उसे मिसेज राजपूत कहकर बुलाओगे समझे, अंश अपने आखिरी शब्द सख्ती से कहे। जी सर, उसके पीए ने सिर खुजलाते हुए कहा। बेचार पे कंफ्यूज हो गया था। वही युवाना ने अपने अंश डार्लिंग के लिए उसके साथ बिजनेस करने का सोच, ताकि अंश को वो काम करते करते ही बिजनेस के बारे में समझा सके, लेकिन वो अभी अंश से नाराज थी। वही अंश के चेहरे पर से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात का वक्त राजपूत महल में सभी डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, सिर्फ अर्धव को छोड़, क्योंकि यामिनी अर्धव की हरकत पर उसे दूर भेज दिया था। लेकिन सभी अंश का इंतजार कर रहे थे। तभी अंश वहां आया और युवाना के बगल में बैठ गया। मेरा शेर बेटा आज इतने सालों बाद हमारे साथ डिनर करेगा, देवांश जी ने अंश को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अंश हल्का सा मुस्कुरा कर उठा। वही यामिनी का मुंह बन गया। उसने कहा, हम सबसे ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी, हम तुम्हारी ही फैमिली हैं, इतना भरोसा नहीं है तुम्हें हम पर अंश बेटा, यामिनी अच्छी और भोली बनते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंश के साथ सभी ने यामिनी को देखा। सिर्फ युवाना को छोड़ अंश की एक आईब्रो ऊपर चढ़ गई यामिनी की बात सुनकर। यामिनी इतने सालों बाद हमारा परिवार एक साथ है, तो तुम क्यों गधे मुद्दे उखाड़ रही हो, देवांश जी ने यामिनी को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर यामिनी ने मायूसी से कहा, लेकिन देवांश हम अंश का परिवार हैं, तो क्या जरूरत थी उसे हमसे अपने मौत का नाटक करने की और दूर 7 समंदर पार जाने की, हम कितना ख्याल रखते थे उसका। और यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युवाना ने जोर से टेबल पर चम्मच पटकते हुए कहा, यामिनी राजपूत अगर तुम अंश का इतना ही अच्छे से ख्याल रखती होती तो मेरा पति सालों पहले ही अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अंश को उसके बचपन से ऐसी मेडिसिन खिलाती रही जिससे अंश कभी ठीक हो ही ना। क्यों सही कहा ना मैंने, यामिनी राजपूत, युवाना ने दांत पीसते हुए यामिनी को घूरा। वही यामिनी जो देवांश के सामने सखी सावित्री बन अच्छे बनने का नाटक कर रही थी। उसे लगा नहीं था कि उसकी सच्चाई युवाना जानती होगी, वो भी मेडिसिन की। युवाना की बात सुनकर अंश छोड़ सभी हैरानी से यामिनी की तरफ देखने लगे। ये तुम क्या कह रही हो, देवांश जी ने हैरानी से युवाना को देखते हुए कहा। वही यामिनी गुस्से से बैठी युवाना को घूरने लगी। अब आगे अर्धव की कार दिल्ली के सड़क पर दौड़ रही थी और उसकी के पीछे वो ब्लॉक कलर की चमचमाती हुई कार उसे फॉलो कर रही थी। अर्धव की कार में उसने बहुत लाउड गाना चला रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक उस ब्लॉक कलर की कार ने अर्धव की कार को टक्कर मारी। व्हाट द हेल, अर्धव गुस्से और घबराहट से बुदबुदाया। कार को टक्कर लगने से अर्धव घबरा गया था। अर्धव ने कार की रफ्तार कम की और खिड़की से सिर बाहर निकालकर ब्लॉक कार के अंदर सिर कोप और चेहरे पर मास्क लगाकर बैठे शख्स पर चिल्लाते हुए, अबे अंधा है क्या, इतनी बड़ी गाड़ी सामने है फिर भी दिखाई नहीं देता क्या तुझे।
और अगर इतनी ही जल्दी है जाने की तो साइड निकलना, अर्धव कह ही रहा था कि तभी उस ब्लॉक कार के अंदर बैठे शख्स ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और उसकी कार अर्धव के कार की बराबरी में चलने लगी। अर्धव ने कार ड्राइव करते हुए उस आदमी से कहा, पागल है क्या, ऐसे क्या देख रहा है। अर्धव की भौं आपस में जुट गई, क्योंकि वो मास्क पहने शख्स अर्धव को अजीब तरह से देख रहा था। अर्धव को कुछ गड़बड़ी लगी रही थी। अर्धव ने कार की स्पीड बढ़ा दी। वो अब घबराने लगा था। वही अर्धव की नज़र जब ड्राइविंग सीट के बाहर लगे मिरर में पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वो ब्लॉक कलर की कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्धव हड़बड़ा गया, उसकी कार की स्पीड भी तेज हो गई। अर्धव की नज़र बार रिव्यू मिरर में जा रही थी। वो अपने पीछे लगी गाड़ी की रफ्तार से घबरा रहा था। तभी अचानक से अर्धव की नज़र सामने गई। उसकी आंखों में खौफ भर गया, क्योंकि सामने से एक बड़ी ट्रक आ रही थी। अर्धव ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार तेज रफ्तार से सड़क के दूसरी तरफ आकर रुकी। अर्धव की सांसें तेज थी। उसने अपनी उखती सांसों के साथ अपने आगे पीछे देखने लगा, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि ना ही उसके पीछे वो ब्लॉक कलर की कार थी और ना ही वो बड़ा ट्रक। इतनी जल्दी सब गायब कैसे हो गया, ये सवाल अर्धव के मन में आया। उस पुल पर गाड़ियां बहुत कम आती जाती थी और जो आती थी वो कुछ पलों में आंखों से ओझल हो जाती थी। अर्धव ने गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसके कानों में ट्रक की आवाज गूंज उठी। उसने खिड़की से देखा तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। ट्रक के अंदर मास्क पहने आदमी था और वो एक हाथ से ट्रक ड्राइव करते हुए अर्धव को बाय कह रहा था। वो ट्रक अर्धव की कार की तरफ बढ़ रहा था। अर्धव की कार से बाहर निकलने का मौका ना मिला और है। अर्धव चीख उठा। ट्रक ने उसकी कार को जोर से धक्का दे दिया और उसकी कार पुल की दीवार तोड़कर गहरी पानी में जा गिरी। जिस साइड अर्धव बैठा था ट्रक ने उस साइड को कुचल दिया था। कार के पानी में गिरते ही वो ट्रक वहां से निकल गई और कुछ दूरी पर खड़ी कार भी। पुल पर हुआ एक्सीडेंट को देखकर आ रही जा रही गाड़ियां भी रुक गई। कुछ लोगों ने कॉल कर पुलिस को खबर कर दी और एम्बुलेंस को भी। वहीं दूसरी तरफ युवाना, जो सूर्यवंशी होल्डिंग्स में अपने केबिन में बैठी टेबल पर रखा पेपरवेट घुमा रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। नंबर देख युवाना ने कॉल रिसीव किया। काम एकदम सलीके से हो गया। दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा जिसने अर्धव को मारने के लिए सुपारी ली थी, पैसे आधे घंटे में तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन याद रहे तुम्हें वहां से बहुत दूर जाना है, किसी के भी हाथ मत लगना, और अगर तुम्हारे कारण मेरी रेपुटेशन पर जरा सा भी दाग लगा तो याद रखना मैं तुम्हारे बीवी बच्चों की जान लेने में जरा सा भी नहीं कतराऊंगी। युवाना ने अपने रंगीन नाखूनों को देखते हुए चेयर पर लीन होकर कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसके किए कांड के कारण उसके बिजनेस, रेपुटेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट अंश को अगर युवाना की ऐसी साइट के बारे में पता चला तो अंश उससे नफरत करेगा, ऐसा युवाना को लगता था। वही युवाना की बात सुनकर उस मर्डर ने कहा, जैसे आपने कहा था वैसा ही होगा मैम, आप चिंता मत करो, अब वो मेरे पैसे जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा। कह आदमी की आवाज में चापलुसता थी। युवाना ने कहा, युवाना सूर्यवंशी की जुबान है, तो आधे घंटे में पैसे मिल जाएंगे, और आज से मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते, और कोई चालाकी नहीं, वरना युवाना सूर्यवंशी को तुम ठीक जानते नहीं। कहकर युवाना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। युवाना जैसी ही अपना फोन टेबल पर रखने वाली थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया था जो किसी फोटो का था, जिसे देख युवाना ने उस मैसेज को ओपन किया। उसमें फोटो को देख युवाना की आंखें गुस्से से लाल हो उठी और उसके जबड़े कस गए। तभी एक टाइप मैसेज आया जो था, यहाँ आपकी मिठाई पर एक मक्खी बैठी है, जल्दी आइए वरना कहीं आपकी मिठाई को लेकर ना उठ जाए। उसके नीचे एक पता भी था। फोटो को देखकर ही युवाना की नाक गुस्से से फूल रही थी। वो चेयर पर से खड़ी हुई और सीधे कंपनी से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गई। उसकी कार हवा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही। साली कमीनी मेरे पति पर दौरे डालेगी, मैं उस कुतिया को ही मक्खी की तरह मसल दूंगी और उस मिठाई को उठाकर पटक दूंगी। उस आदमी की इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए भी किसी गैर लड़की के घुमा रहा है। हट सामने साले, कहते कहते युवाना ने अपने सामने आ रही गाड़ी वाले को गाली दी। दरअसल युवाना ने अंश के पीछे राघव को लगा रखा था, क्योंकि जब से अंश ठीक हुआ था वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। युवाना को अड़ा था कि कहीं लड़कियां उस पर लाइन मारकर उसके मासूम अंश को अपने जाल में ना फंसा ले, इसलिए राघव सीक्रेटली अंश की जासूसी करता था। और आज हमारे अंश बाबू किसी लड़की के साथ कफे में थे और उस लड़की का हाथ अंश के हाथ पर था, और युवाना के कमीने असिस्टेंट राघव ने भी एन मौके पर तस्वीर खींचकर युवाना को सेंड कर दी।
युवाना की कार हवा से बातें कर रही थी। उसकी नाक गुस्से से लाल हो गई, उसके पति के पंख निकल आए हैं। उसे कुतेरना पड़ेगा, युवाना ने गुस्से से सोचा। आज अंश की कोई खैर नहीं थी। वैसे आप क्या चाहते हैं? युवाना अंश को कैसे पनिश करे? कमेंट में बताएं। जिसका भी पनिशमेंट का आइडिया मुझे अच्छा लगा, कल में चैप्टर में मैं वही लिखूंगी। अब आगे, जहां एक तरफ युवाना गुस्से से तमतमाते हुए कफे की ओर बढ़ रही थी, और वही राजपूत इंडस्ट्री में देवांश जी जो अपने काम में मशरूफ थे। तभी उसके केबिन में उसका असिस्टेंट दंदनाते हुए आ पहुंचा। उसके हाथ में उसका टब था। देवांश साहब, ये न्यूज देखिए, उसने कहा और टब देवांश जी के सामने कर दिया। उस टब पर एक न्यूज चल रही थी। आज दोपहर के 1 के बीच में दिल्ली में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था। पूछताछ से पता चला है कि ये एक्सीडेंट एक ट्रक ने किया है। ट्रक ने जिस कार को टक्कर मारी वो कार जैसलमेर के जाने माने बिजनेसमैन देवांश राजपूत के बेटे अर्धव राजपूत की थी। ये देखिए, पुलिस कर्मचारी कार को पानी में बाहर निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस एक्सीडेंट में कार कितनी डैमेज हो गई है। एक न्यूज रिपोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट जो 3-4 घंटों पहले का था उसमें कहा। वही ये खबर सुनकर देवांश जी कांप उठे। वो जल्दी से खड़े हुए और अपने असिस्टेंट पर चिल्ला उठे, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पता लगाओ कि मेरा बेटा इस वक्त किस हॉस्पिटल में एडमिट है। कहते कहते देवांश जी ने अपने असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लिया। देवांश साहब, अर्धव बाबा इस वक्त दिल्ली के हॉस्पिटल में हैं। उस असिस्टेंट ने कहा। देवांश जी उसकी बात सुन उसे लगभग धक्का देकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। वहीं दूसरी तरफ युवाना की कार तेजी से आकर कफे के सामने आकर रुकी। कार से उतरते ही उसकी नजर सामने खड़े अपने असिस्टेंट राघव पर गई। मैम सर अभी उसी लड़की के साथ हैं। सुन अंश की शिकायत की, क्योंकि राघव को ये जासूसी वाला काम उसकी एजुकेशन के हिसाब से रास नहीं आ रही था। राघव की बात सुनकर युवाना ने उसके गाल पर थप्पड़ मारकर दांत पीसते हुए कहा, अगर वो अभी उस चुड़ैल के साथ है तो तुम अब तक क्या कर रहे थे? साली को मार डालते ना, फिर जो होता मैं देख लेती बास्टर्ड, कहकर युवाना गुस्से से दंदनाते हुए अंदर आए। वही बेचारा राघव गाल पर हाथ रख खड़ा था। अगर उसमें इतनी अक्ल होती तो वो इस खून चूसने वाली युवाना के साथ काम थोड़ी करता। बेचार पे 3 सालों से युवाना के साथ काम करता आ रहा है, और बेचारे ने युवाना के साथ कभी कोई दगाबाजी नहीं की, बल्कि हमेशा युवाना को अपनी बड़ी बहन और आयल मानकर पूरी ईमानदारी से उसके साथ काम किया। वही युवाना कफे के मेन डोर पर खड़ी कोने की टेबल पर बैठे अपने पति और उस लड़की को देख रही थी जो बाहर कंट्री से लग रही थी। युवाना गुस्से से गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें और नाक दोनों लाल थी, जबड़े कसे हुए थे। जब वो अंदर आई तो उसके गुस्से का लेवल और बढ़ गया, क्योंकि सामने उसका वो हैंडसम पति टिश्यू पेपर लेकर उस लड़की की ड्रेस साफ कर रहा था। वो लड़की अंश को देख रही थी और रोक भी रही थी। नो इट्स ओके, दिस इज माई फॉल्ट, आप रहने दे मिस्टर अंश, उस लड़की ने अंश को रोकते हुए कहा। जिसे सुनकर अंश कहा, कोई बात नहीं मिस जूली, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं अब आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, कहकर ने जूली को देख। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर सामने खड़ी अपनी बीवी पर गई जो महाकाली बनकर खड़ी थी, जिसे देखकर अंश की सांसें उसके गले में अटक गई और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मानो अभी उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अंश हड़बड़ी से जल्दी से खड़ा हुआ और जूली से दूर हुआ और अपने हाथ को मसलते हुए युवाना को देखते अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। उसे युवाना की आंखें देखकर ही पता चल गया था कि उसकी बीवी आज उसे जान से मार डालेगी। मिस्टर अंश, व्हाट्स हैपनिंग? जूली ने अंश की हालत देखकर कहा और उसकी नजरों का पीछा किया। युवाना ने जब जूली को देखा तो उसकी जेलेसी का अब तो कोई ठिकाना नहीं बचा था, क्योंकि जूली भी काफी हॉट थी। जिसे देख युवाना आगे बढ़ी और उसी टेबल पर बैठ गई और गहरी लाल तिखी नजरों से अंश को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, आई डियर हस्बैंड बैठो यहाँ, कहकर युवाना ने दांत पीस लिए। वही बेचारे हमारे अंश बाबू अपना थूक निगलते हुए धीरे से युवाना के साथ बैठ गए। जिसे देख युवाना ने टेबल पर रखा बटर नाइफ उठाया और उसकी नोक पर अपनी उंगली रखते हुए उस धारदार नोक को देखते हुए कहा, माय डियर हब्बी, मुझे देखकर तुम्हारा खिला हुआ चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरफ क्यों हो गया, कहकर युवाना ने गुस्से से उस बटर नाइफ को प्लेट में रखकर गोल गोल घुमाने लगी, जिसे एक चर्रा की आवाज निकलने लगी। वो आवाज सुनकर जूली ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। वो मैं अंश हकलाते हुए मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी आग में घी डालने का काम जूली ने करते हुए कहा, मिस्टर अंश, कौन है ये बदतमीज लड़की? उसका इतना ही कहना था कि अचानक से चर्रा की आवाज रुक गई। अंश ने जूली को घूरा, आज मेरा मरण दिन है,
अंश ने सोचा। युवाना खड़ी हुई और उसने गुस्से से जूली के बालों को कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, साली कमीनी, एक तो मेरे पति पर दौरे डाल रही है और ऊपर से मुझे बदतमीज कह रही है। कुतिया फिरंगी, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कह युवाना ने टेबल पर प्लेट में रखी पेस्ट्री लेकर जूली के चेहरे पर थाप दी, जिसे देख कफे में तमाशा देख रहे सभी लोग हैरान रह गए। अंश ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही जूली का पूरा चेहरा केक से भर गया था। साली चुड़ैल, अपनी खूबसूरती के जाल में मेरे पति को फंसाएगी। ले और तुस कमीनी, कहकर युवाना ने अंश की प्लेट से भी केक लेकर जूली को जबरदस्ती खिलाने लगी और उसके बालों को चिकनचे लगी। बेचारी जूली सच में चुड़ैल लग रही थी। युवाना गुस्से से जोर से जूली को थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी अंश जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, पागल औरत, ये मेरी डॉक्टर हैं, बात तो सुन लिया करो पहले। क्या हाल कर दिया है तुमने इस बेचारी का। कहकर अंश ने युवाना को दूर किया और जूली का फेस अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा, मिस जूली, आर यू ओके। वो रो रही थी। जूली ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया। वही अंश को किसी गैर लड़की की परवाह करते हुए देख युवाना ने अंश को देखते हुए कहा, अंश डार्लिंग, दूर हटो उस लड़की से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम। पर अंश ने युवाना को गुस्से से देखा और कहा, जो करना है करो, मैं तुमसे नहीं डरता सजी तुम। कहकर वो जूली की बाजू पकड़ उसे ले जाने लगा, जिसे देखकर युवाना ने एक और बार कहा, ये आखिरी बार कह रही हूं मैं, दूर हटो उस लड़की से। वो लगभग चिल्ला उठी, लेकिन ने फिर से उसे इग्नोर कर दिया, जिसे देखकर युवाना की आंखें गहरी हो गई। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए टेबल पर रखा काटा चम्मच लिया और ना आव देखा ना ताव सीधे अंश की बाजू में घुसा दिया। आह! अंश दर्द से तड़प उठी। सभी लोग युवाना का सनकीपन देख और ज्यादा हैरान रह गए। मुझे लगता है तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना रास नहीं आ रहा है, तभी तो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें फिर से व्हीलचेयर पर बिठाने के लिए। युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए उसकी बाजू में घुसे चम्मच पर अपनी उंगली से जोर दिया। देखो युवी, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ, इसमें मुझे प्राइवेसी चाहिए। और रही बात मिस जूली की, तो वो सिर्फ मेरी डॉक्टर हैं जिसने मुझे 1 साल में ठीक किया। मैं उसका एहसानमंद हुआ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो सभी लड़कियों से प्रॉब्लम होगी, पर लड़कियों से मुझे मिलना जुलना करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, अंश ने दर्द से कहराते हुए कहा, और चम्मच को कंपनी बाजू से निकालकर वहां से जाने लगा। अब तो इस आदमी की जबान हद से ज्यादा चलने लगी है। युवाना ने सोचा और आगे बढ़ अंश की कॉलर पकड़ी, जूली को उंगली दिखाते हुए कहा, डॉक्टर हो ना मेरे पति की, इसलिए जिंदा तोड़ रही हूं, वरना मेरी हरकतें देख तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ इस आदमी के लिए। कहकर युवाना अंश को खींचते हुए लेकर जाने लगी। जहां एक तरफ युवाना गुस्से से तमतमाते हुए कफे की ओर बढ़ रही थी, और वही राजपूत इंडस्ट्री में देवांश जी जो अपने काम में मशरूफ थे। तभी उसके केबिन में उसका असिस्टेंट दंदनाते हुए आ पहुंचा। उसके हाथ में उसका टब था। देवांश साहब, ये न्यूज देखिए, उसने कहा और टब देवांश जी के सामने कर दिया। उस टब पर एक न्यूज चल रही थी। आज दोपहर के 1-1:30 के बीच में दिल्ली में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था। पूछताछ से पता चला है कि ये एक्सीडेंट एक ट्रक ने किया है। ट्रक ने जिस कार को टक्कर मारी वो कार जैसलमेर के जाने माने बिजनेसमैन देवांश राजपूत के बेटे अर्धव राजपूत की थी। ये देखिए, पुलिस कर्मचारी कार को पानी में बाहर निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस एक्सीडेंट में कार कितनी डैमेज हो गई है। एक न्यूज रिपोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट जो 3-4 घंटों पहले का था उसमें कहा। वही ये खबर सुनकर देवांश जी कांप उठे। वो जल्दी से खड़े हुए और अपने असिस्टेंट पर चिल्ला उठे, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से पता लगाओ कि मेरा बेटा इस वक्त किस हॉस्पिटल में एडमिट है। कहते कहते देवांश जी ने अपने असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लिया। देवांश साहब, अर्धव बाबा इस वक्त दिल्ली के हॉस्पिटल में हैं। उस असिस्टेंट ने कहा। देवांश जी उसकी बात सुन उसे लगभग धक्का देकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। वहीं दूसरी तरफ युवाना की कार तेजी से आकर कफे के सामने आकर रुकी। कार से उतरते ही उसकी नजर सामने खड़े अपने असिस्टेंट राघव पर गई। मैम सर अभी उसी लड़की के साथ हैं। सुन अंश की शिकायत की, क्योंकि राघव को ये जासूसी वाला काम उसकी एजुकेशन के हिसाब से रास नहीं आ रही था। राघव की बात सुनकर युवाना ने उसके गाल पर थप्पड़ मारकर दांत पीसते हुए कहा, अगर वो अभी उस चुड़ैल के साथ हैं तो तुम अब तक क्या कर रहे थे? साली को मार डालते ना, फिर जो होता मैं देख लेती बास्टर्ड। कहकर युवाना गुस्से से दंदनाते हुए अंदर आए। वही बेचारा राघव गाल पर हाथ रख खड़ा था। अगर उसमें इतनी अक्ल होती तो वो इस खून चूसने वाली युवाना के साथ काम थोड़ी करता।
बेचारे पे सालों से युवाना के साथ काम करता आ रहा है और बेचारे ने युवाना के साथ कभी कोई दगाबाजी नहीं की, बल्कि हमेशा युवाना को अपनी बड़ी बहन और आयल मानकर पूरी ईमानदारी से उसके साथ काम किया। वही युवाना कफे के मेन डोर पर खड़ी कोने की टेबल पर बैठे अपने पति और उस लड़की को देख रही थी जो बाहर कंट्री से लग रही थी। युवाना गुस्से से गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें और नाक दोनों लाल थी, जबड़े कसे हुए थे। जब वो अंदर आई तो उसके गुस्से का लेवल और बढ़ गया क्योंकि सामने उसका वो हैंडसम पति टिश्यू पेपर लेकर उस लड़की की ड्रेस साफ कर रहा था। वो लड़की अंश को देख रही थी और रोक भी रही थी। नो इट्स ओके, दिस इज माई फॉल्ट, आप रहने दे मिस्टर अंश, उस लड़की ने अंश को रोकते हुए कहा। जिसे सुनकर अंश कहा, कोई बात नहीं मिस जूली, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं अब आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, कहकर ने जूली को देख, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर सामने खड़ी अपनी बीवी पर गई जो महाकाली बनकर खड़ी थी। जिसे देखकर अंश की सांसें उसके गले में अटक गई और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मानो अभी उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अंश हड़बड़ी से जल्दी से खड़ा हुआ और जूली से दूर हुआ और अपने हाथ को मसलते हुए युवाना को देखते अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। उसे युवाना की आंखें देखकर ही पता चल गया था कि उसकी बीवी आज उसे जान से मार डालेगी। मिस्टर अंश, व्हाट्स हैपनिंग, जूली ने अंश की हालत देखकर कहा और उसकी नजरों का पीछा किया। युवाना ने जब जूली को देखा तो उसकी जेलेसी का अब तो कोई ठिकाना नहीं बचा था, क्योंकि जूली भी काफी हॉट थी। जिसे देख युवाना आगे बढ़ी और उसी टेबल पर बैठ गई और गहरी लाल तिखी नजरों से अंश को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, आई डियर हस्बैंड बैठो यहाँ, कहकर युवाना ने दांत पीस लिए। वही बेचारे हमारे अंश बाबू अपना थूक निगलते हुए धीरे से युवाना के साथ बैठ गए। जिसे देख युवाना ने टेबल पर रखा बटर नाइफ उठाया और उसकी नोक पर अपनी उंगली रखते हुए उस धारदार नोक को देखते हुए कहा, माय डियर हब्बी, मुझे देखकर तुम्हारा खिला हुआ चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरफ क्यों हो गया, कहकर युवाना ने गुस्से से उस बटर नाइफ को प्लेट में रखकर गोल गोल घुमाने लगी, जिसे एक चर्रा की आवाज निकलने लगी। वो आवाज सुनकर जूली ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। वो मैं अंश हकलाते हुए मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी आग में घी डालने का काम जूली ने करते हुए कहा, मिस्टर अंश, कौन है ये बदतमीज लड़की। उसका इतना ही कहना था कि अचानक से चर्रा की आवाज रुक गई। अंश ने जूली को घूरा, आज मेरा मरण दिन है, अंश ने सोचा। युवाना खड़ी हुई और उसने गुस्से से जूली के बालों को कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, साली कमीनी, एक तो मेरे पति पर दौरे डाल रही है और ऊपर से मुझे बदतमीज कह रही है। कुतिया फिरंगी, मैं तुझे अभी बताती हूँ, कह युवाना ने टेबल पर प्लेट में रखी पेस्ट्री लेकर जूली के चेहरे पर थाप दी। जिसे देख कफे में तमाशा देख रहे सभी लोग हैरान रह गए। अंश ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही जूली का पूरा चेहरा केक से भर गया था। साली चुड़ैल, अपनी खूबसूरती के जाल में मेरे पति को फंसाएगी, ले और थुस कमीनी, कहकर युवाना ने अंश की प्लेट से भी केक लेकर जूली को जबरदस्ती खिलाने लगी और उसके बालों को चिकनचे लगी। बेचारी जूली सच में चुड़ैल लग रही थी। युवाना गुस्से से जोर से जूली को थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी अंश जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, पागल औरत, ये मेरी डॉक्टर हैं, बात तो सुन लिया करो पहले, क्या हाल कर दिया है तुमने इस बेचारी का, कहकर अंश ने युवाना को दूर किया और जूली का फेस अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा, मिस जूली, आर यू ओके। वो रो रही थी। जूली ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया। वही अंश को किसी गैर लड़की की परवाह करते हुए देख युवाना ने अंश को देखते हुए कहा, अंश डार्लिंग, दूर हटो उस लड़की से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम। पर अंश ने युवाना को गुस्से से देखा और कहा, जो करना है करो, मैं तुमसे नहीं डरता सजी तुम, कहकर वो जूली की बाजू पकड़ उसे ले जाने लगा। जिसे देखकर युवाना ने एक और बार कहा, ये आखिरी बार कह रही हूं मैं, दूर हटो उस लड़की से। वो लगभग चिल्ला उठी, लेकिन ने फिर से उसे इग्नोर कर दिया। जिसे देखकर युवाना की आंखें गहरी हो गई। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए टेबल पर रखा काटा चम्मच लिया और ना आव देखा ना ताव सीधे अंश की बाजू में घुसा दिया। अंश दर्द से तड़प उठी। सभी लोग युवाना का सनकीपन देख और ज्यादा हैरान रह गए। मुझे लगता है तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना रास नहीं आ रहा है, तभी तो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें फिर से व्हीलचेयर पर बिठाने के लिए। युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए उसकी बाजू में घुसे चम्मच पर अपनी उंगली से जोर दिया। देखो युवी, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ, इसमें मुझे प्राइवेसी चाहिए। और रही बात मिस जूली की, तो वो सिर्फ मेरी डॉक्टर है जिसने मुझे 1 साल में ठीक किया, मैं उसका एहसानमंद हुआ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो सभी लड़कियों से प्रॉब्लम होगी, पर लड़कियों से मुझे मिलना जुलना करना पड़ेगा।
तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, अंश ने दर्द से कहराते हुए कहा, और चम्मच को कंपनी बाजू से निकालकर वहां से जाने लगा। अब तो इस आदमी की जबान हद से ज्यादा चलने लगी है, युवाना ने सोचा और आगे बढ़ अंश की कॉलर पकड़ी, जूली को उंगली दिखाते हुए कहा, डॉक्टर हो ना मेरे पति की इसलिए जिंदा तोड़ रही हूं, वरना मेरी हरकतें देख तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं किस हद तक जा सकती हूं इस आदमी के लिए, कहकर युवाना अंश को खींचते हुए लेकर जाने लगी। युवाना अंश को खींचते हुए बाहर लेकर आई और उसे जबरदस्ती कार में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। युवी, अब तुम हद पार कर रही हो, पति हूं तुम्हारा, कोई चीज नहीं जिस पर तुम अपना रोब झाड़ रही हो, अंश युवाना पर चिल्ला उठा। उसकी बात सुनकर युवाना ने गुस्से से अंश के कॉलर को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दांत पीसकर कहा, मिस्टर अंश राजपूत तुम मेरे हो, तुम युवाना सूर्यवंशी के हो, और युवाना सूर्यवंशी अपनी चीज के लिए पॉजिटिव है, और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी पराये औरत के करीब आओ। जिस तरह से तुम उसकी ड्रेस साफ कर रहे थे ना, उस हिसाब से मुझे तुम्हारा सिर फोड़ देना चाहिए था, लेकिन तुम में मेरी जान बसती है इसलिए सिर्फ चम्मच घुसाया है तुम्हारे हाथ में, वरना चाकू तुम्हारे पेट से आर पार करने में मुझे टाइम नहीं लगता, समझे तुम, कहकर युवाना ने गुस्से से अंश के होठों को चूमने लगी। अंश युवाना को किस बक नहीं कर रहा था और ना ही उसे दूर कर रहा था, जिसे देख युवाना ने अंश की पेंट को खोलना शुरू किया। ये महसूस कर अंश ने युवाना को दूर किया और घूरते हुए कहा, दूर रहो तुम मुझसे, कहकर अंश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कल रात तो मुझे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि कल तो ऐसे सेक्स कर रहे थे जैसे उसके बाद फिर कभी तुम्हें सेक्स करने को मिलेगा ही नहीं, और आज जब मैं सेक्स करना चाहती हूं तो मुझे दूर कर रहे हो। क्या वो चुड़ैल इतनी पसंद आ गई तुम्हें, जो अब तुम्हें मेरा करीब आना भी पसंद नहीं आता, युवाना ने अंश को देखते हुए कर्कश आवाज में कहा। जिसे देख अंश ने अपनी बाजू को पकड़ते हुए कहा, जिस औरत को अपने पति की परवाह नहीं उससे बात करने का क्या फायदा। अंश ने युवाना को नहीं देखा और ना ही उसके सवाल का जवाब दिया, जिसे देख युवाना की आंखें छोटी हो गई। उसने अंश को देखते हुए गुस्से से कार स्टार्ट की और कार सड़क पर 100 की स्पीड में दौड़ने लगी। अंश कसकर सीट पर बैठ गया। कार में पूरी तरह से शांत छाई हुई थी। तभी उस शांति को चिरते हुए अंश का फोन बज उठा, जिसे देख अंश ने फोन रिसीव किया और कान पर लगाया। दूसरी तरफ से जो अंश ने सुना उसे सुन उसकी आंखों हैरानी से बड़ी हो गई। आप पापा का ख्याल रखें, मैं वहां पहुंचता हूं, अंश ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हमें अभी के अभी दिल्ली जाना होगा, अर्धव का एक्सीडेंट हो गया है और पापा की हालत ठीक नहीं है, अंश ने युवाना को देखते हुए जल्दबाजी में कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिसे देखकर अंश ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा, जल्दी से दिल्ली चलो, पापा को मेरी जरूरत है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मुझे से प्यार करते हो या उस लड़की से, युवाना ने कार ड्राइव करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंश ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो क्या, जरा हालत देखकर तो अपनी जिद को साइड में रखा करो, जवाब दो अंश डार्लिंग, वरना मैं चालू कार से कूद जाऊंगी, युवाना ने बिना अंश की तरफ देख कहा और कार का दरवाजा खोला, जिसे देखकर अंश हैरान रह गया। उसने जबरदस्ती दरवाजा बंद किया और चीखते हुए कहा, पागल हो तुम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाओगा। यूवी तुम जान हो मेरी, खुद से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस यही सुनना था, एक युवाना के दिल को ठंडक मिल गई। वैसे अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्यार काफी है हम दोनों के बीच, मुवाना ने कहा। कुछ घंटे बाद दिल्ली हॉस्पिटल में अंश दौड़ता हुए आया तो उसे बाहर ही देवांश जी का असिस्टेंट मिल गया। पापा ठीक तो है ना, रंजीत अकाल, अंश ने इमोशनल होते हुए कहा। देवांश जी के असिस्टेंट का नाम रंजीत था। उन्हें हार्ट अटैक आया था, पर खतरे की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने अभी उन्हें बेहोश कर दिया है ताकि वो स्ट्रेट ना दे, रंजीत अकाल अंश से कहा। जिसे सुनकर अंश ने नम आंखों से कहा, मैं मिलना चाहता हूं उनसे। रंजीत अकाल ने हाँ में सिर हिलाया और अंश को देवांश जी की वार्ड में लेकर जाने लगे। जाते वक्त अंश ने देखा कि यामिनी वहां बैठी जोर जोर से रो रही थी। रूही भी रो रही थी। किरण झूठे आंसू बहा रही थी। अंश ने रंजीत अकाल की ओर देखा तो उसकी खामोशी का मतलब समझते हुए धीरे से कहा, अर्धव बाबा अब नहीं रहे। उसकी बात सुनकर अंश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे अर्धव से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लिए बुरा लगा। वही युवाना अंश के पीछे खड़े हो ये सब देख रही थी। उसके होठों पर एक इविल स्माइल थी। अंश देवांश जी की वार्ड में चला गया।
उसके जाते ही युवाना अदा से चलते हुए यामिनी की तरफ आए। उसने अफसोस जताते हुए घिरे से कहा, चुचुचू, बड़ा अफसोस हुआ अपने देवर के बारे में सुनकर बेचारा। अर्धव युवाना की बात सुनकर यामिनी ने उसे घूरा, जिसे देखकर युवाना ने घिरे से यामिनी के ऊपर झुकते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है कि किसी बड़ी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। आंखें बड़ी कर हैरानी से कही, ऐसा तो नहीं कि ये एक्सीडेंट एक सोचा समझा मर्डर हो। युवाना की बात सुनकर यामिनी ने लाल आंखों से उसे देखा, जिसे देख युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। यामिनी ने गुस्से से अचानक से युवाना की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। तूने मारा है मेरे बेटे को, कातिल है तू मेरे बेटे की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मनहूस लड़की, कहकर यामिनी युवाना का गला दबाने लगी। अब आगे यामिनी की पकड़ युवाना के गले पर तेज होती जा रही थी। वो युवाना की बातों के अंदाज से समझ गई थी कि उसका बेटा युवाना के कारण मरा है। तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी मनहूस लड़की, तू मेरी बेटे को खा गई, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी, यामिनी ने कहा और युवाना का गला उतनी ही तेजी से दबाने लगी। सभी हैरानी से उन्हें देख रहे थे, कई तो यामिनी को पकड़ भी रहे थे। यामिनी युवाना को गला दबाते हुए जमीन पर गिर गई। वो युवाना के ऊपर बैठ उसका गला दबाने लगी, लेकिन युवाना कुछ भी नहीं कर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, सांसें उखड़ रही थी। युवाना ने यामिनी को देखते हुए दर्द में भी इविल स्माइल करते हुए घिरे से कहा, तेरे बेटे ने मुझे छूने की कोशिश की थी, मैंने कहा भी था कि बचा सकती है तो बचा ले अपने बेटे को, लेकिन तूने शायद मुझे हल्के में ले लिया, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। कहते वक्त युवाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वही युवाना की बात सुनकर यामिनी ने युवाना को थप्पड़ मारा। युवाना के होठों से खून निकलने लगा। वो यामिनी को देखते हुए इविल स्माइल कर रही थी। यामिनी युवाना की मुस्कान देखकर ही बौखला रही थी। तुझे आज मैं जान से मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी युवाना सूर्यवंशी, तेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, यामिनी ने कहा। वही दूसरी तरफ युवाना की आंखें बंद होती जा रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, इसलिए युवाना के ऊपर बैठ यामिनी अपनी मनमानी कर रही थी, वरना यामिनी की इतनी औकात नहीं कि वो युवाना सूर्यवंशी की गर्दन पके। युवाना शांत थी, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वही यामिनी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक से किसी ने यामिनी को लात मारी। यामिनी दूर जाकर गिर गई। उसने सिर उठाकर देखा तो अंश गुस्से से खड़ा था। गर्दन रिहा होते ही युवाना जोर जोर से सांसें लेने लगी, खांसने लगी। यामिनी ने गुस्से से कहा, तुम भी इस मनहूस लड़की के साथ मिले हो, तूने भी मेरे बेटों को मारा है, मैं तुझे और तेरी बीवी को जान से मार दूंगी, कहकर यामिनी अंश की तरफ बढ़ने लगी कि तभी वो जोर से मुंह के बल गिर गई। युवाना ने यामिनी के पैर पर लात मारी। ये औरत अपने बेटे की मौत के सदमे में पागल हो गई है, कोई पकड़ो उसे, वरना ये पागल किसी को भी चोट पहुंचा सकती है, युवाना ने रोते हुए कहा। ये आंसू झूठे थे, जिसे देखकर यामिनी युवाना की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी दो वार्ड बॉय ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, ये लड़की बहुत खतरनाक है, इसने मेरे बेटे को जान से मारा है और इसका साथ इस मनहूस लड़के ने दिया। तुम दोनों पति पत्नी दोनों मनहूस हो। 20 पहले इस लड़के को मैंने ऊपर से नीचे इसकी मां के साथ फेंक दिया, लेकिन ये मनहूस फिर जिंदा रहकर मेरी नाक में दम करता रहा और ये युवाना की तरफ देख, और ये लड़की आज मेरे बेटे को खा गई। मैं आज दोनों को जान से मार। यामिनी ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से किसी ने उसे एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ जग दिया। वहां खड़े सभी हैरान रह गए। यामिनी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। अंश तो यामिनी का बात सुन खड़ा था। उसे आज भी 20 साल पहले की वो रात याद थी, जब यामिनी सुप्रिया अंश की मां छत से नीचे फेंकने वाली थी। तभी छोटा सा अंश अपने हाथ में अपना खिलौना गाड़ी लेकर आया था। वो देख सकता था कि कैसे उसकी मौसी ने उसकी मां को छत से नीचे फेंक दिया और बाद में उससे। सुप्रिया जी तो मर गई, लेकिन अंश जिंदा रहा, पर व्हीलचेयर पर। अपनी जिंदगी के 20 साल अंश व्हीलचेयर पर बिता दिए थे, और यामिनी ने इन 20 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी अंश को जीते जी मारने में। वही युवाना भी हैरान थी यामिनी की बात पर। तभी अचानक से उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। युवाना ने अंश को देखा, जो गहरी गहरी सांसें ले रहा। उसे 20 साल पहले की वो रात तन कर देती है उसकी मां। नहीं, वो भूल जाना चाहता था उस रात को, लेकिन आज यामिनी फिर से वही सब दोहरा रही है। युवाना ने अंश को चेयर पर बिठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वही यामिनी ने जब गुस्से से ऊपर देखा तो उसकी आंखों में खौफ भर गया। उसने गुस्सा में सालों पहले का सच उगल दिया। देवांश चट की एक और आवाज उस कॉरिडोर में गूंज उठी। देवांश जी ने गुस्से और नफरत से यामिनी को देखते हुए एक और बार उसे चाटा दे मारा। तो तुमने मेरे प्यार मेरी सुप्रिया को जान से मारा, अंश के साथ जो भी हुआ वो तुमने किया।
और उस सब को एक एक्सीडेंट बताया। तुमने अपनी सगी बहन को जान से मारा यामिनी, देवांश जी ने चिल्लाते हुए कहा और अपनी कमर पर से बेल्ट निकाला, जिसे देखकर सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। राजपूत गार्ड्स ने उस कॉरिडोर को घेर लिया। यामिनी घबराहट और कैप्टे पैरों से पीछे कदम लेने लगी। किरण और रूही भी देवांश जी का ये रूप देख कोने में दुबक गई। देवांश जी ने यामिनी की ओर बढ़ते हुए सर्द आवाज में कहा, क्यों मारा तुमने मेरी सुप्रिया को? इस बात की सजा दी तुमने मेरी बीवी और बेटे को, बताओ, कहकर उन्होंने बेल्ट से यामिनी को मारा। है, यामिनी दर्द से चिल्ला उठी। देवांश, वो सब झूठा है। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले एक और बार बेल्ट उसके बदन पर जोर से पड़ी। देवांश जी इस वक्त सिर्फ सच सुनने के लिए खड़े थे, ना कि यामिनी का कोई भी झूठ। मेरा घर तुमने बर्बाद किया, कहकर देवांश जी ने यामिनी को लगातार बेल्ट से मारने लगे। अंश, जो युवाना को कसकर पकड़ बैठा था, वो कांप रहा था। उसकी कंपन युवाना महसूस कर रही थी। इतने दर्द में है उसका अंश, कितना दर्द और घबराहट भरी है उसमें, युवाना ने सोचा। उसने देखा कि यामिनी देवांश जी के सामने गिड़गिड़ा रही है। राजपूत खानदान हॉस्पिटल में तमाशा कर रहा था। जब दुश्मन अपने ही हो तो तमाशा बन ही जाता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने ही हमें बहुत दर्द दे जाते हैं, जिसे दूसरे क्या सोच रहे हैं उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तब तक वही युवाना भी हैरान थी यामिनी की बात पर। तभी अचानक से उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। युवाना ने अंश को देखा, जो गहरी गहरी सांसें ले रहा। उसे 20 साल पहले की वो रात तंग कर देती है उसकी माँ। नहीं, वो भूल जाना चाहता था उस रात को, लेकिन आज यामिनी फिर से वही सब दोहरा रही है। युवाना ने अंश को चेयर पर बिठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वही यामिनी ने जब गुस्से से ऊपर देखा तो उसकी आंखों में खौफ भर गया। उसने गुस्सा में सालों पहले का सच उगल दिया। देवांश, चट की एक और आवाज उस कॉरिडोर में गूंज उठी। देवांश जी ने गुस्से और नफरत से यामिनी को देखते हुए एक और बार उसे चाटा दे मारा। तो तुमने मेरे प्यार, मेरी सुप्रिया को जान से मारा। अंश के साथ जो भी हुआ वो तुमने किया, और उस सब को एक एक्सीडेंट बताया। तुमने अपनी सगी बहन को जान से मारा यामिनी, देवांश जी ने चिल्लाते हुए कहा और अपनी कमर पर से बेल्ट निकाला, जिसे देखकर सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। राजपूत गार्ड्स ने उस कॉरिडोर को घेर लिया। यामिनी घबराहट और कैप्टे पैरों से पीछे कदम लेने लगी। किरण और रूही भी देवांश जी का ये रूप देख कोने में दुबक गई। देवांश जी ने यामिनी की ओर बढ़ते हुए सर्द आवाज में कहा, क्यों मारा तुमने मेरी सुप्रिया को? इस बात की सजा दी तुमने मेरी बीवी और बेटे को, बताओ, कहकर उन्होंने बेल्ट से यामिनी को मारा। है, यामिनी दर्द से चिल्ला उठी। देवांश, वो सब झूठा है। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले एक और बार बेल्ट उसके बदन पर जोर से पड़ी। देवांश जी इस वक्त सिर्फ सच सुनने के लिए खड़े थे, ना कि यामिनी का कोई भी झूठ। मेरा घर तुमने बर्बाद किया, कहकर देवांश जी ने यामिनी को लगातार बेल्ट से मारने लगे। अंश, जो युवाना को कसकर पकड़ बैठा था, वो कांप रहा था। उसकी कंपन युवाना महसूस कर रही थी। इतने दर्द में है उसका अंश, कितना दर्द और घबराहट भरी है उसमें, युवाना ने सोचा। उसने देखा कि यामिनी देवांश जी के सामने गिड़गिड़ा रही है। राजपूत खानदान हॉस्पिटल में तमाशा कर रहा था। जब दुश्मन अपने ही हो तो तमाशा बन ही जाता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने ही हमें बहुत दर्द दे जाते हैं, जिसे दूसरे क्या सोच रहे हैं उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब आगे, आज का चैप्टर छोटा सा ही है, पर प्लीज आज मैनेज कर लेना। देवांश जी ने यामिनी को बेल्ट से मारकर अधमरा कर दिया था। हॉस्पिटल में तमाशा हो रहा था, लेकिन किसी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस हो रहे तमाशे को रोके, क्योंकि देवांश जी हॉस्पिटल के ट्रस्टी थे और ऊपर से गार्ड्स ने कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया था। बताओ मुझे यामिनी की, क्यों तुमने मेरा हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया? बताओ, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देवांश जी ने यामिनी को बेल्ट से मारते हुए दांत पीसकर गुस्से से कहा। अंश की मां सुप्रिया राजपूत देवांश जी का प्यार थी। प्यार किया था दोनों ने। उन्हें अफसोस था उस सुबह का जब वो नेक्स्ट यामिनी के साथ बिस्तर पर थे, और दर्द था दिल में कि वो अपने घर, अपनी बीवी और अपनी प्यार की निशानी अंश को बचा नहीं पाए। फिर चाहे भले ही अंश जिंदा था, लेकिन ये कैसी जिंदगी हुई, एक व्हीलचेयर वाली जिंदगी। उस जिंदगी में भी यामिनी ने अंश को जीते जी लगभग मार डाला था। यामिनी देवांश जी का ये भयानक रूप देख कांप रही थी, उनके सामने हाथ पैर जोड़ रही थी।
पर मजाल थी कि वो सच बताए, क्योंकि उसे पता था अगर 20 साल पहले का वो आधा सच बाहर आया तो देवांश जी यामिनी को तो जान से मारेंगे ही, लेकिन मरे हुए अर्धव से नफरत करेंगे और रूही को भी ऐसी नजर से देखेगी कि मानो वो यामिनी की अयाशियों की निशानी हो। पर सच तो रूही देवांश जी की ही बेटी थी, भले ही अर्धव राणा ठाकुर की औलाद था, लेकिन रूही में राजपूतों का खून था। देवांश मुझे माफ कर दो, उस रात जो हुआ वो सब सुप्रिया ने किया था। वो मुझे और हमारे बच्चे को मारना चाहती थी, ये कहकर कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। और इसी उधे बूंद में सुप्रिया छत से नीचे गिर और अंश भी अपनी मां को बचाते बचाते गिर गया। देवांश, मैं सच बोल रही हूं, मेरा यकीन। झूठी है ये, झूठी हो तुमने मेरी मां को बालों से पकड़ छत से फेंक दिया था। और मुझे भी, क्योंकि मेरी मां ने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया था, इसलिए तुमने ये सब किया। तुम झूठी हो तुम यामिनी अपने झूठे शब्दों को पूरा करती उससे पहले अंश ने रोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह कहा। वो युवाना के सीने से लग यामिनी को घूर रहा था। उसकी कंपन युवाना महसूस कर रही थी। उसका अंश डरा हुआ है। युवाना ने यामिनी को तिखी नजरों से घूरा। वही अंश की बात सुनकर यामिनी सहित सभी हैरान थे। देवांश जी ने अंश की तरफ देखा तो अंश ने किसी बच्चे की तरह रोते हुए कहा, पापा, इस औरत ने मां को उस रात छत से नीचे गिराया था और मुझे भी, क्योंकि मैंने ये सब होते हुए देख लिया था। ये औरत झूठी है पापा, इस औरत के उस आदमी के साथ रिश्ते थे। मां को सब पता था, लेकिन इसने मार डाला मेरी मां को। ये गंदी है ये कहते वक्त अंश की सांसें भारी हो रही थी। वही अंश की हालत देख युवाना का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो अभी कोने में पड़ी उस शातिर औरत को जान से मार देगी, लेकिन अंश ने जो युवाना को कसकर पकड़ रहा था उसे देखते हुए युवाना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसकी बाहों में अंश सेफ था। देवांश जी ने जब अंश की बात सुनी तो वो लखा गए। हाथों से बेल्ट नीचे गिर गई और अचानक से देवांश जी निढाल से फर्श पर गिर गए। पापा, अंश चीख उठा। युवाना और अंश ने देवांश जी को सहारा दिया। डॉक्टर, अंश ने जोर से डॉक्टर को पुकारा। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। यामिनी अभी कोने में दुबकर बैठी हुई थी। रूही अपने डैड की हालत देख रोने लगी थी। डॉक्टर ने जब देवांश जी की सांसें और धड़कनें चेक की तो उनके चेहरे पर निराशा थी। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने अंश को देखते हुए धीरे से कहा। बात पूरी नहीं थी, लेकिन अधूरी भी नहीं थी। डॉक्टर की बात सुनकर मानो सब सुन्न हो गया था। डैड, रूही देवांश जी के सीने पर सिर रख फफकर रो पड़ी। अंश देवांश जी से दूर हो गया। वो दीवार से लग बैठा फर्श पर पड़े अपने पापा को देखने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। अपने प्यार सुप्रिया का दर्द देवांश जी सह ना सके और हार्ट अटैक से चल बसे। युवाना की आंखें आज शायद दूसरी बार नम थी। जब उसके माँ बाप चले गए थे तब तो वो अपने दादाजी के गोद में रो रही थी। छोटी थी तब वो। उसके बाद युवाना की आंखों में आंसुओं ने आज अपनी जगह बना ली। वही यामिनी देवांश जी की लाश को एकटक देख रही थी। अपनी जिंदगी के 20 साल उसने देवांश जी के साथ बिताए थे। जाहिर सी बात थी उसे दुख हो रहा था, लेकिन अब को फायदा भी नहीं था। देवांश जी चले गए थे, एक सच जाने बिना कि अर्धव राणा ठाकुर की औलाद थी। 3 साल बाद सूर्यवंशी महल में एक 3 साल का छोटा सा लड़का, जो काफी गोल मटोल था, वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ता हुआ आया और पिलर के पीछे छिप गया। आरू बेबी, देखो तुम ना अपनी शैतानी बंद करो और चुपचाप से बाहर आकर अपना दूध फिनिश करो, वरना मैं आपका छोटू सा बनमा मार मार कर लाल कर दूंगी। युवाना ने अपने हाथ में दूध का ग्लास पकड़कर चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए उस 3 साल के बच्चे आरू को ढूंढने की कोशिश करते हुए कहा। युवाना 3 सालों में भी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। आज भी वैसी ही थी। वही पिलर के पीछे छिपे उस लड़के ने जब अपनी मम्मा की बात सुनी तो मुंह पर हाथ रख हंसने लगा। नो मम्मा, आलू को दूधू नहीं पीना, वो आलू को गंदा लगता है। आरू दूधू नहीं पिएगा। उस 3 साल के बच्चे आरू उर्फ आरव ने अपनी प्यारी और तोतली आवाज में अपनी मुंडी बाहर निकाल युवाना को देखते हुए कहा, जिसे देख युवाना की आंखें छोटी हो गई। छोटे शैतान, मैं भी देखती हूँ कि तुम दूध कैसे नहीं पीते, कहकर युवाना आरव की तरफ बढ़ी, जिसे देख छोटा सा आरव अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ने लगा। नो, आलू दूधू नहीं पिएगा। पापा बचाओ, आपकी बीवी आलू को मारी मारी कर रही है। आरव दौड़ता हुआ किचन में चला गया और जाकर सीधे अंश के पैरों से लिपट गया। अंश जो शर्ट लेस कुकिंग कर रहा, उसने सिर नीचे कर आरव को देखा, जो आंखें टिमटिमाते हुए उसे ही देख रहा था, जिसे देख अंश ने उसे गोद में उठा लिया। पापा, आपकी बीवी आलू को मारी मारी कर रही है और जबरदस्ती दूध भी पिला रही है।
आरव ने किचन में दरवाजा पर खड़ी युवाना की शिकायत अंश से की, जिसे देख अंश ने युवाना को घूरा। अंश की आंखों को देखते हुए युवाना ने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ ली। अंश बाबू अपनी बीवी की आंखें देखकर ही सकपका गए, लेकिन फिर भी आरव के सामने शेर बनते हुए कहा, युवी तुम क्यों दिन रात मेरे बेटे की जान खाती हो? अगर उसे दूध नहीं पीना तो नहीं पीना, तुम मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अंश ने आरव के सामने होरी बनने की कोशिश की, जिसे देख युवाना ने अंश को ऊपर से नीचे तक अपनी हवसी निगाहों से घूरा और धीरे सेक्सुअल वाइज में कहा, आह अंश डार्लिंग, जबरदस्ती तो मैं तुम्हारे साथ भी बेड पर करती हूँ। तो अचानक से आरव को घूरते हुए, तो हमारा ये पीदा बेटा मेरे साथ सामने तो कुछ भी नहीं है, समझे तुम? कहकर युवाना आगे बढ़ी और आरव को अंश गोद से ले लिया। आरव युवाना की गोद में अंश की गोद में जाने के लिए झटपटाने लगा। पापा आलू के साथ मम्मा जबरदस्ती कलेगी, बचाओ पापा। आरव ने ऐसे कहा जैसे ना जाने उसकी मम्मा उसके साथ कौन सा जुल्स करने वाली है। चुप पापा के चमचे, चुपचाप ये दूध फिनिश करो वरना थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें अब, युवाना ने आरव को आंखें दिखाते हुए कहा, जिसे देख आरव भीगी बिल्ली बन गया और चुपचाप मुंह बनाते हुए दूध पीने लगा। अंश मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया था जो उसे इतनी अच्छी बीवी मिली है। जब वो कुछ नहीं था, वो व्हीलचेयर पर एक जिंदा लाश था, तब इस जिद्दी लड़की ने उसका हाथ थामा, उसे शादी की। जहां लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, तब इस नौटी युवाना ने उसके साथ सुहागरात के सपने सजाए थे और लगभग सुहागरात मना भी ली थी। और आज से 3 साल पहले जब उसने 3-4 महीने का बच्चा उसकी गोद में ये कहकर रखा था कि भले ही अर्धव से मुझे नफरत है, भले ही इसकी मां ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन इन सब में इस मासूम का कोई दोष नहीं है। इसे माँ का प्यार देना, यूं भी मुझे पता है बिना माँ के प्यार के जिंदगी क्या होती है, इसलिए इससे कभी नफरत मत करना। ये कहकर अंश ने किरण और अर्धव का बच्चा युवाना की गोद में रखा था। और युवाना जो दिल की बुरी नहीं थी, उसने उस बच्चे का नाम आरव राजपूत रख उसे सगी माँ जैसा प्यार दिया था। आरव किरण और अर्धव का बच्चा था। 3 साल पहले देवांश जी और अर्धव दोनों इस दुनिया से चले गए थे। देवांश जी के जाने के बाद कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा। अर्धव की बॉडी हॉस्पिटल से किसी ने गायब करवा ली। यामिनी भी देवांश जी की मौत का फायदा उठाकर अचानक से कहीं गायब हो गई। अंश ने किरण को जेल भिजवा दिया क्योंकि किरण ने उसे मारने की साजिश रची थी। रूही वापस अमेरिका चली गई और युवाना और अंश ने किरण और अर्धव के बच्चे को गोद ले लिया। राजपूत महल हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो महल सिर्फ दुखों से भरा था। वो सूर्यवंशी महल शिफ्ट हो गए। 2 साल बाद दादाजी भी चल बसे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि मानो सब एक ही दिन में हुआ हो। पर कहते हैं ना कि जाने को हम रोक नहीं सकते और उसके कारण जिना छोड़ नहीं सकते। सब कुछ भूलकर युवाना, अंश और उनका बेटा आरव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन युवाना ने यामिनी को ढूंढना अभी तक नहीं छोड़ा था। हाँ, वो 3 सालों से यामिनी को ढूंढ रही है। उसका मानना है कि दुश्मन अपनी दुश्मन निभाना मरते दम तक नहीं छोड़ता और युवाना को यकीन है कि यामिनी एक दिन वापस लौटेगी और वार करेगी। लेकिन उससे पहले ही युवाना उसे खत्म कर देना चाहती थी, पर वो साली यामिनी मिल ही नहीं रही थी। अंश ने देखा कि आरव ने दूध खत्म कर लिया है। युवाना अपनी साड़ी के पल्लू से उसका मुंह साफ कर रही थी, जिसे देख अंश को पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मा आलू को अब निनी आ रही हैं। आरव ने युवाना के कंधे पर सिर रख कहा। गर्म दूध के कारण आवर की आंखें भारी हो रही थी, जिसे देखकर युवाना ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, ओ मेरा प्यारा बच्चा, चलो मम्मा आपको निनी करवाती है। कहकर युवाना ने अंश को देखा और आरव को सुलाने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद अंश वापस से अपने और युवाना के लिए पास्ता बनाने लगा। डिनर टाइम था और आज आरव को भूख नहीं थी, तो उसे युवाना ने इसलिए दूध पिलाया था और अंश दोनों के लिए पास्ता रेडी कर रहा था। कुछ देर बाद युवाना आरव को सुलाकर वापस आए। हम युवाना की गला साफ करने की आवाज अंश के कानों में पड़ी, जिसे सुन अंश ने सिर उठाकर सामने खड़ी युवाना को देखा तो सिर्फ देखता ही रह गया। अब तक अंश ने देखा कि आरव ने दूध खत्म कर लिया है। युवाना अपनी साड़ी के पल्लू से उसका मुंह साफ कर रही थी, जिसे देख अंश को पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मा आलू को अब निनी आ रही हैं। आरव ने युवाना के कंधे पर सिर रख कहा। गर्म दूध के कारण आवर की आंखें भारी हो रही थी, जिसे देखकर युवाना ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, ओ मेरा प्यारा बच्चा, चलो मम्मा आपको निनी करवाती है। कहकर युवाना ने अंश को देखा और आरव को सुलाने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद अंश वापस से अपने और युवाना के लिए पास्ता बनाने लगा। डिनर टाइम था और आज आरव को भूख नहीं थी, तो उसे युवाना ने इसलिए दूध पिलाया था और अंश दोनों के लिए पास्ता रेडी कर रहा था।
कुछ देर बाद युवाना आरव को सुलाकर वापस आए। हम युवाना की गला साफ करने की आवाज अंश के कानों में पड़ी, जिसे सुन अंश ने सिर उठाकर सामने खड़ी युवाना को देखा तो सिर्फ देखता ही रह गया। डोंट वरी गाइज, मैं युवाना और अंश को अलग नहीं करूंगी क्योंकि मेरी ज्यादातर कहानी ऐसी हीरो हीरोइन को अलग करने वाली नहीं होती। हाँ, वो माया और वंश की कहानी अलग थी, दोनों को मैंने अलग करा दिया था, लेकिन वो सब माया का प्लान था और इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, पर अब दोनों के बच्चे जरूर होंगे, जो कहानी लिखने से पहले ही मैंने सोच रखा था, तो मैं उस चीज को नहीं बदल सकती। पर आपको आगे भी कहानी में बोर फील नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो बता दीजिएगा। अब आगे। अंश ने जब युवाना की गला साफ करने वाली आवाज सुनी तो सिर ऊपर कर देखा तो बस देखता ही रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अंश ने युवाना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपना गला गिला किया, जिसे देख युवाना के होठों पर इविल स्माइल उभर आए। वो कॉट वॉक करते हुए धीरे धीरे अंश की तरफ आए और उसके बेहद करीब आकर अपनी उंगली अंश की ठुड्डी पर रख उसके मुंह को बंद करते हुए सेक्सुअल वाइज में कहा, ऐसी हवस भरी नजरों से मत देखो अंश डार्लिंग, वरना मैं तुम्हें आज रात बिस्तर पर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। उसने अंश की ठुड्डी पर जोर से बाइट किया। अंश मीठे दर्द से होश में आ गया और उसने अपनी ठरकी नजरों से युवाना के जिस्म को देखा, जो एक वन पीस गोल्डन कलर की हॉट नाइटी में था। युवाना का गोरा शरीर सोने जैसा लग रहा था। अंश ने युवाना की पतली कमर में हाथ डाल उसे खुद से सटा दिया। आहा! युवाना कराह उठी, उसकी उभारो तेजी से अंश के सीने से टकरा गई। युवाना ने मदहोशी भरी नजरों से अंश को देखा। आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे, अंश ने युवाना की आंखें में देखते हुए कहा, जहां इस वक्त सिर्फ अंश को पाने की कामनाएं थी। युवाना ने अंश के शर्ट लेस सीने को सहलाते हुए कहा, मेरे इरादे सिर्फ ये चाहते हैं कि आज मिस्टर अंश राजपूत बिस्तर पर जानवर बन जाए और अपनी खूबसूरत बीवी को रात भर अलग अलग पोजीशन में जन्नत की सैर कराए। कहते वक्त युवाना के ठरकी हाथ अंश कमर से नीचे जा रहे थे, जिसे भापते हुए अंश ने उस ठरकी हाथ को झट से पकड़ लिया और युवाना के होठों को चूमते हुए कहा, आपके सारे इरादे पूरी करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं मिसेज राजपूत, लेकिन उससे पहले आपको किसी और को तैयार करना पड़ेगा। कहते वक्त अंश के होठों पर एक नोटी स्माइल थी, जिसे देखकर युवाना की आंखें छोटी हो गई। यहाँ वो तैयार हैं और इतनी तैयार हैं कि उसे देखकर ही अंश का तो क्या किसी का भी मूड बन जाए, लेकिन यहाँ तो ते आदमी किसी और तैयार करने की बात कर रहा है। लेकिन उसे ये पसंद था। युवाना ने अंश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, उसे यही तैयार करना है या फिर कमरे में जाकर तैयार करो। उसने अंश के कान को लीक किया। अंश सिहर उठा। उसने युवाना को झट से गोद में उठा लिया और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, कमरे में इत्मीनान से, कहकर वो युवाना को लेकर कमरे में आया और आते ही युवाना को बेड पर पटक दिया। मिसेज राजपूत, जन्नत की सैर करने के लिए मुझे तैयार करिए, अंश ने युवाना को देखते हुए धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहा। वो तो युवाना को देखते ही तैयार हो गया था, लेकिन युवाना जिस तरह से उसे तैयार करती है उसमें बहुत मजा है। आई वॉना फक यू अंश डार्लिंग, युवाना ने किसी बिल्ली की तरह गुर्राते हुए कहा और बेड पर बैठ अंश की आंखों में देखते हुए उसके दोनों पैरों के बीच हाथ डाल झट से अपने करीब कर मदहोशी भरी आवाज में धीरे से कहा, इसके बाद मुझे भी ऐसी ट्रीट करना, समझे। ये सब कहते वक्त युवाना की सांसें तेज थी और आवाज में कामुकता, एक्साइटमेंट और बेताबी इस बात की कब ये आदमी उसके अंदर प्रवेश करेगा और उसे एक अलग ही प्लेजर से भर देगा, और एक्साइटमेंट इस बात की कि कैसे कैसे उसका अंश डार्लिंग उसके साथ अलग अलग पोजीशन में सेक्स करेगा, कैसे वो बुरी तरह से कराहेगी। ये सब सोचकर ही युवाना की पैंटी भीग रही थी। युवाना ने अंश के लोअर पार्ट को पेंट के ऊपर से ऐसे देखा मानो जैसे वो बिना कुछ पहने तैनात उसके सामने हो। युवाना जल्दी से अंश की पेंट को खोलने लगी। उसकी बेताबी देख अंश ने हंसते हुए कहा, युवी आराम से, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूं। लेकिन युवाना ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अचानक से अंश चीख उठा, उसकी आंखें नम हो गई। पागल औरत, मारना चाहती हो क्या तुम मुझे? अंश गुस्से और दर्द से चीख उठा, क्योंकि जल्दबाजी में युवाना के दांतों ने अंश के लोअर पार्ट पर लगे। अंश बेहिसाब दर्द से भरे गया। युवाना ने अंश की बात सुन अपना काम करते हुए नजरें ऊपर कर उसके चेहरे को देखा। धीरे धीरे अंश फिर से मदहोश होने लगा। उसने युवाना के बालों को कसकर पकड़ लिया। हम युवाना की ठंडी हुई आवाज बाहर निकल रही थी। उसका अंश कुछ ज्यादा ही बड़ा था, युवाना ने सोचा। अंश की आहें कमरे में गूंज रही थी और वक्त के साथ तेज होती जा रही थी। अब आगे अंश की आहें तेज होती जा रही थी। उसने कसकर अपनी पकड़ युवाना के बालों पर तेज कर दी थी। उसे युवाना एक अलग ही प्लेजर से भर रही थी। आह, यूवी प्लीज फास्ट, अंश ने आहें भरते हुए कहा।
युवाना ने अंश की बात मानी और धीरे धीरे अंश की कराह कम पड़ गई। युवाना ने अपने होठों पर छाई नमी को साफ करते हुए अंश को देखा। योर टेस्ट इज टू गुड अंश डार्लिंग, युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए धीरे से सेक्सुअल वाइज में कहा। उसके कहने के अंदाज से उसके मतलब साफ पता चल रहे थे और युवाना की बात का मतलब समझकर अंश के गाल जलने लगे। ये बंदा गंदी हरकतें कर शर्मा रहा है क्या यार, जिसे देखकर युवाना ने अपने निचले होठ को दांत तले दबाते हुए धीरे से मधोशी भरी आवाज में कहा, अंश डार्लिंग शर्मा तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारा टेस्ट मैंने पहली बार टेस्ट किया है, कहकर युवाना ने अंश को एक झटके से अपने ऊपर चिख लिया। अंश युवाना के ऊपर था। युवाना ने अचानक से महसूस किया कि उसकी किटी पर कोई हॉट चीज चुभ रही है। फक ये आदमी और इसका पीनिस, युवाना ने सोचा। युवाना ने अंश के बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर अंश के होठों पर एक गीला चुंबन देते हुए धीरे से कहा, तुम्हारा जानवर तो मेरे पिंजरे में कैद होने के लिए उछल रहा है और तुम हो कि उसे पिंजरे में कैद में डालने के लिए नखरे कर रहे हो। अंश के होठों पर बाइट करते हुए, अगर तुमसे नहीं होता तो क्या मैं खुद कर लूं, कहकर युवाना एक झटके में अंश को पलटकर उसके ऊपर आ गई। अंश युवाना को देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये उसकी बीवी सेक्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती बल्कि हर एक बुरी से बुरी पोजीशन में उसका साथ देती है। सच ही तो सोच रहा था अंश जिसे जिंदगी के बारे ज्यादा कुछ नहीं पता था उससे वो सब युवाना ने सिखाया, और सेक्स की हर एक पोजीशन भी। युवाना सेक्स के मामले में अंश के साथ कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो जाती है। उसे सिर्फ अंश के साथ ही फीलिंग आती है। युवाना ने अंश की कमर पर बैठ उसके सीने पर हाथ रख अपनी कमर हिलाने लगी। वो अंश की हार्डनेस को महसूस कर रही थी। युवाना की सांसें वो महसूस कर तेज होती जा रही थी। यही हाल अंश की भी था। कुछ पल बाद दोनों बेड पर घुटनों के बल बैठे एक दूसरे को चूम रहे थे। अंश के हाथ युवाना के बालों में उलझे हुए थे। धीरे धीरे वो अपने हाथों को नीचे ले जाकर युवाना की नाइटी को निकालने लगा और अगले ही पल वो नाइटी फर्श पर पड़ी थी। युवाना उसके सामने अपनी हॉट ब्रा पैंटी में थी। अंश ने युवाना के चेहरे को देखा जिस पर मधोशी छाई हुई थी, जिसे देखकर अंश के हाथ धीरे धीरे युवाना की कमर से निगे उसकी पैंटी में जाने लगी, जिसे महसूस कर युवाना की पकड़ अंश के कंधे पर कस गई। है युवाना एक मीठे दर्द से कराह उठी। अंश के हाथ उसकी किटी को छेद रहे थे। क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है? अंश ने धीरे से मधोशी भरी आवाज में युवाना से सवाल किया, जिसे सुन युवाना ने अपनी उभारों को प्रेस करते हुए मधोशी से आहें भरते हुए हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख अंश के होठों के कोने मुड़ गए। युवाना अंश के बॉक्सर को निकालने लगी और उसकी हार्डनेस को सहलाने लगी। दोनों ही एक दूसरे के लोअर पार्ट को सहला रहे थे। वही अंश का एक हाथ युवाना इनब्रा को निकाल रहा था और अगले ही पल वो इनब्रा किसी कोने में पड़ी थी। युवाना ने अंश के बालों को पकड़ उसके सिर को अपनी उभारों पर रख दिया। धीरे धीरे अंश युवाना की सॉफ्ट उभारों को चुमने लगा और मुंह में भरसक करने लगा। युवाना का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने एक हाथ से अंश का बॉक्सर नीचे किया और अपनी पैंटी को भी नीचे कर अंश के लोअर पार्ट को पकड़ अपने अंदर एंटर करने लगी। उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। है अंश ने युवाना की कमर को पकड़ उसे करीब कर लिया और पूरी तरह से उसके अंदर समा गया। युवाना ने नम आंखों से अंश को घूरते हुए कहा, बिस्तर पर आते ही तुम्हारा कमीनापन बाहर आ जाता है। कहते वक्त वो हकला रही थी, क्योंकि उसका अंश उसके अंदर मूव कर रहा था। आज 3 साल बाद भी वो बहुत मुश्किल से अंश को सेक्स के वक्त संभाल पाती थी। ये आदमी बिस्तर पर एकदम बिस्ट बन जाता है, इतना वाइल्ड कि मानो उसकी जान ही ले ले। अंश ने युवाना के अंदर मूव करते हुए उसे गोद में बिठा लिया और उसकी कमर को पकड़ उससे कहा, तुम आगे बढ़ो। वो मदहोश था। युवाना अपने होठों को बुरी तरह से काटते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आए। वो तेजी से अपनी कमर हिलाने लगी। उसकी खुली उभारों झूम रही थी। वो झूमते हुए अंश के सीने से टकरा रही थी। अंश को ये अच्छा भी लग रहा था। उसने जल्दी से निप्पल को मुंह में भरसक करने लगा। युवाना के माथे को सिलवटें पड़ी। उसे मीठे दर्द से तड़पना पसंद था। कुछ घंटे बाद अंश ने वैसे ही युवाना को गोद में उठा लिया। युवाना के पैर उसकी कमर से लिपटे हुए थे। अंश अभी उसके अंदर था। अंश चलते हुए युवाना को कमरे में लगे मिरर के सामने खड़ा कर दिया। मिसेज राजपूत सामने देखो, अंश ने युवाना की गर्दन को चूमते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने आंखों सामने देखा। फक ये सामने मिरर में दोनों नेक साफ दिख रहे थे। अंश जो युवाना के पीछे खड़ा था उसने युवाना के कंधे को चूमते हुए उसकी उभारों को प्रेस करते हुए धीरे से कहा, मुझे वो वाली पोजीशन ट्राई करनी है। तो जल्दी ट्राई करो ना। मैं तो अब ये रेडी हूं।
युवाना ने आहें भरते हुए कहा। जिसे सुनकर अंश ने अचानक से युवाना को अपने सामने झुका दिया। फक ये पोजीशन। अंश ने पीछे से युवाना के अंदर एंटर किया और उसकी गर्दन पर एक हाथ रख दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख उसे लगातार प्यार करने लगा। युवाना ने मिरर में अंश को देखा जो मदहोश था। युवाना आहें जोर जोर से आहें भरने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था इन सब में। अंश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। युवाना ने जोर से अपने होठों को काटा। यस ऐसी ही करते रहो, युवाना ने कराहते हुए एक आनंद के साथ कहा। अब आगे। रात के करीबन 2 बजे कमरे में गहरी गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। बिस्तर पर युवाना पेट के बल लेटी हुई थी और अंश उसकी पीठ पर सिर रख लेटा हुआ था। दोनों की सांसें तेज थी, मतलब साफ था ये दोनों अभी एक और राउंड लगा कर थके हारे लेटे थे। बिस्तर पूरा चिपचिपा था और साथ पूरा बिखरा हुआ। दोनों के शरीर पसीने से तरबतर थे और शरीर पर बाइट के निशान भी मौजूद थे। अंश डार्लिंग, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। बिस्तर पर तुम सच में जानवर बन जाते हो, युवाना ने तेज सांसों को संभालते हुए कहा। वो दोनों सिर्फ आधे घंटे के लिए सोए थे और अंश जगते ही उस पर एक बार और टूट पड़ा। ये आदमी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो बहुत बहुत ज्यादा थक गई थी। उसे सिर्फ नींद की जरूरत थी, लेकिन युवाना की ख्वाहिश को तपेओ की मात्रा डतपे की मात्रा हुए अंश के घिरे से कहा, यूवी मुझे और करना है। कहते वक्त उसके हाथ युवाना के कमर पर थिरक रहे थे। वही अंश की बात सुनकर युवाना ने झट से उसे घूरा। ये आदमी इतना कमीना हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। युवाना ने अंश को घूरते हुए सोचा। तभी अचानक से उसकी नजरें अंश के लोअर पार्ट पर गई जो हार्ड था। फक ये आदमी और उसका पेनिस। युवाना ने महसूस किया अंश उसके पैरों को चूम रहा है। अचानक से झट से अंश को ने उसके पैरों को फहलाया और युवाना की किटी को छेते हुए घिरे से कहा, ये छोटी शैतान मुझे हमेशा उकसाती रहती है। कहकर अंश ने युवाना की किटी को पिटा। युवाना की कमर 1 इंच ऊपर उठ गई। अंश प्लीज स्टॉप। युवाना कराह उठी। उसने अंश को रोका। उसके चेहरे पर मदहोशी के भाव उभर आए। यूवी तुम क्या चाहती हो? अंश ने युवाना की किटी को 2 उंगलियों से छेते हुए कहा। वो बहुत ही ज्यादा कमीना नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे अपनी 2 उंगलियां अंदर धकेल रहा था। तुम छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें आए हैं। युवाना के बाकी बचे शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अंश की उंगलियां उसकी किटी में चली गई। अंश प्लीज मत करो, युवाना ने तड़पते हुए कराहते हुए कहा। वो मदहोश थी लेकिन थकीत हुई भी थी। उसे सिर्फ आराम करना था, लेकिन उसके पति का जानवर जो तैनात था उसे शांत भी करना था। वही अंश ने जब युवाना की बात सुनी तो अपनी उंगलियों को उसके अंदर मूव करते हुए धीरे से कहा, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा? ये 2 सवाल युवाना के कानों में जब पड़े तो अचानक से उसने कहा, मैं तुम्हें अपने अंदर चाहती हूं। युवाना की पकड़ चादर पर कस गई। अंश के होठों के कोने मुड़ गए। उसने झट से अपनी उंगलियां बाहर निकाली और युवाना की आंखों में देखते हुए उन्हें मुंह में रख चुसा। युवाना के कान जलने लगे। शायद वो पहली बार शर्मा रही थी। अंश के फेस एक्सप्रेशन ही ऐसे थे कि वो उसे शर्माने पर मजबूर कर रहे थे। युवाना ने अंश को देखते हुए हाथ आगे बढ़ाकर साइड ड्रॉर से एक छोटा सा पैकेट निकाल अंश की तरफ बढ़ा दिया, जिसे अंश ने आंखें छोटी कर देखा। उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे ये नहीं पहनना, अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने अंश को देखते हुए मदहोशी से भरी आवाज में कहा, तुम्हें ये लगाना पड़ेगा अंश डार्लिंग, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पिल्स इसके कारण ली थी और बार बार पिल्स लेना मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वो बार बार अपने होठों को काट रही थी। तुम्हें किसने कहा है पिल्स लेने को? तुम जानती हो मुझे डैड बनना है। आरू को भी बहन या भाई की जरूर है और आज मैं उसे दोनों देकर रहूंगा, अंश ने नाक सिकुड़ते हुए कहा। इसका मतलब ये आदमी बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, युवाना ने मन ही मन खुद से कहा। कमीने आदमी, तुम बहुत चालाक चीज हो। मैं ही तुम्हें मासूम समझती हूँ, वरना तुम तो 1 नंबर के चालाक हो। बच्चे के लिए तुमने आज मेरी कमर तोड़ दी, युवाना ने दांत पीसते हुए कहा। अब तुम मेरे बच्चों की मां बनोगी, अंश ने कहा और युवाना का एक पैर पका और उसे पलक दिया। युवाना दर्द से कराह उठी। उसकी कमर दर्द से टूट रही थी, लेकिन फिर भी उसे सेक्स चाहिए था। अंश ने युवाना के अंदर झट से पीछे से एंटर किया। वो उसे जोर जोर से प्यार करने लगा। युवाना ने अंश के हाथ को पकड़ अपने सिर पर रखा। अंश प्लीज फास्ट बेबी प्लीज, युवाना ने खुशी से मुस्कुराकर कराहते हुए कहा।
अंश ने उसकी बात मानी, वो अपनी स्पीड बढ़ाने लगा। युवाना की कराह और अंश की आहें तेज होती जा रही थी। उन दोनों को मजा आ रहा था। युवाना अभी अभी अंश पर गुस्सा थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से उसके कब्जे में थी। अंश बच्चों के लिए बिना किसी प्रोटेक्शन के युवाना को रात भर तंग कर रहा था। वैसे भी अंश को कॉन्डम पहनना पसंद नहीं था। उसने एक बार युवाना से कहा था उसे बेबी चाहिए, लेकिन युवाना ने ये कहकर साफ मना किया था कि उसे अभी सिर्फ आरव से प्यार करना है। लेकिन हमारे अंश बाबू को तो एक छोटी सी प्यारी सी बेटी चाहिए थी, इसलिए वो बिस्तर तोड़ मेहनत कर रहा था। ऐसी ही रात भर वो कमरा युवाना की और बेड की आवाज के साथ भरा रहा। अंश ने ना जाने किस किस पोजीशन में युवाना को तंग किया। ये जबरदस्त सेक्स का सिलसिला करीब 4 बजे तक चलता रहा और आखिर में अंश युवाना की डांट खाकर ही रुक गया। अब आगे। अगले दिन सूर्यवंशी महल में युवाना की नींद अपने ऊपर किसी का भार महसूस कर टूटी। युवाना ने घिरे घिरे अपनी आंखें खोल जब अपने ऊपर देखा तो उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल उभर आए। गुड मॉर्निंग मम्मा, आरव ने अपनी तोतली आवाज में युवाना को देखते हुए कहा। वो बहुत देर से युवाना के पास बैठा टुकुर टुकुर उसे देख रहा था कि कब उसकी मम्मा उठेगी। युवाना जो कल रात के वाइल्ड और जबरदस्त सेक्स से थकी थी, वो बहुत गहरी नींद में थी, जिसे देख तक हारकर आरव सीधा युवाना के ऊपर जा बैठा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, युवाना ने आरव को अपने सीने से लगाते हुए प्यार से कहा। आरव युवाना के सीने से लग बैठ गया। तभी युवाना ने अंश को कमरे में ढूंढते हुए आरव से कहा, बेटू आपके डैडा कहाँ हैं? आरव ने युवाना की बात पर घिरे से कहा, मम्मा डैडा ने कहा है कि वो आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और ये टॉप सीक्रेट है। आलू आपको नहीं बताएगा कि डैडा आपके लिए आपके फेवरेट आलू के पराठे बना रहे हैं, कहकर आरव ने घमंड से अपने हाथ अपने सीने में बांध लिए। आरव बहुत बहुत ज्यादा गोल मटोल और क्यूट था, और उसकी बातें भी बहुत क्यूट सी थी। अंश ने युवाना को रात भर बेड पर जो तंग किया था, वो उसका हरजाना युवाना के फेवरेट आलू पराठा बनाकर पूरा करना चाहता था, उसे सरप्राइज करना चाहता था। लेकिन बुद्धू आरव ने घमंड में सब उगल दिया और उसे पता भी नहीं चला कि उसने पूरा सरप्राइज युवाना के साथ शेयर किया है। वही युवाना आरव की बात सुनकर हंस रही थी। आरव उसकी जान था, उसे अपना कोई बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे अंश बाबू को बेटी चाहिए। अब हम क्या ही कर सकते हैं इसमें? ओ तो डैडा मेरे लिए सरप्राइज में आलू पराठा बना रहे हैं, युवाना ने आरव के सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा। जिसे सुनकर आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ और आलू आपको नहीं बताएगा सरप्राइज? अच्छा बाबा ठीक है मत बताओ, युवाना ने आरव के माथे को चूमते हुए कहा। तभी आरव ने युवाना को ध्यान से देखा और कहा, मम्मा आपको किसने काटा? देखो आपके गले पे बाइल मार्क है। आरव ने युवाना के गर्दन पर अंश के दिए लव बाइट को देखते हुए कहा। आरव की बात सुनकर युवाना सकपका गई। ये बच्चे ना जाने कैसे कैसे सवाल करते रहते हैं। युवाना ने आरव को देखते हुए सोचा। बताओ ना मम्मा, आरव ने जिद की। युवाना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अंश अपने हाथों में ट्रे लेकर आया। गुड मॉर्निंग युवी, अंश ने मुस्कुराते हुए कहा। युवाना ने जब अंश को देखा तो उसके होठों के कोने मुड़ गए। युवाना ने अंश को नोटिस स्माइल करते हुए देखा और आरव से कहा, बेटू कल रात को एक बहुत छोटा सा चूहा कमरे में आया था और उसने अचानक से मुझ पर हमला किया। मैंने भी उस छोटे चूहे को बेड पर पटका और हम दोनों बेड पर रात भर अलग अलग पोजीशन में सेक्स करते रहे। तो उस चूहे ने आपकी मम्मा को काटा। ये उस चूहे के बाइट के निशान है, कहकर युवाना ने मासूमियत से आरव को देखा, जैसे उसके जैसा मासूम कोई हो ही ना इस दुनिया में। वहीं दूसरी तरफ अंश जब देखा कि युवाना आरव को कैसी कैसी उलझी हुई बातें बात कर सीधे मुद्दे तक आ रही है तो उसने युवाना को घूरा। इस औरत में जरा सी भी शर्म नहीं है, एक छोटे बच्चे के सामने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। इससे उस पर क्या असर पड़ेगा, अंश ने सोचा। वही युवाना की बात सुन आरव झट से बेड पर अपने नन्हे नन्हे पैरों से खड़ा हुआ और गुस्से से कहा, मम्मा आलू को बुलाना था ना। आलू उस छोटे चूहे का बनमा मार मार कर लाल कर देता और फिर अपनी गन से उसके बनमा में दिछुम दिछुम करता, कहकर आरव ने युवाना को देखा। उसकी बात सुनकर युवाना को आवर पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसने आरव को झट से अपनी गोद में खींच लिया और उसे प्यार करते हुए कहा, बेटू उस चूहे को सिर्फ मम्मा ही संभाल सकती हैं, कहकर युवाना ने अंश को देखते हुए अपनी एक आंख दबा दी, जिसे देख अंश के होठों के कोने मुड़ गए। वो बेड पर ट्रे लेकर बैठ गया और उसने युवाना के कान में फुसफुसाते हुए धीरे से कहा, वैसे कल रात उस छोटे चूहे को बहुत मजा आया, वो आपके अंदर काफी एंजॉय कर रहा था, कहकर अंश ने युवाना के कान पर बाइट किया। युवाना कराह उठी, कमीना, वो अंश को देखते हुए बुदबुदाए।
वही आरव जो ट्रे से पराठा उठाकर खा रहा था, तभी उसकी नजर फर्श पर गिर चीज पर गई। जैसे देख वो युवाना की गोद से झट से उठा, जिसका पता युवाना को भी नहीं हुआ, क्योंकि युवाना तो अपने अंश डार्लिंग के साथ रोमांस में बिजी थी। उसने अंश को देखते हुए घिरे से कहा, रियली? वैसे उस छोटे चूहा काफी हेल्दी था। युवाना का डायरेक्टर मतलब अंश के पिनस पर था, जो काफी। अब इतना सब कुछ में ही बताओगी तो आपको भी मजा नहीं आएगा, और समझदार को इशारा काफी होता है। जिसको समझ नहीं आया वो दिमाग पर जोर दे प्लीज, क्योंकि ऐसे अश्लील शब्दों का रिप्लाई मैं कमेंट में नहीं करूंगी। युवाना की बात सुन अंश के गाल लाल हो गए। वो युवाना जितना ठरकी कभी नहीं बन सकता। दोनों एक दूसरे में बीजी थे, तभी उनके कानों में आरव की आवाज पड़ी, मम्मा डैडा देखो आलू को बलून मिला। आरव ने अपने हाथ में पकड़ी चीज को दोनों को दिखाते हुए कहा। आरव की बात सुनकर दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर आरव को, जिसके हाथ में पकड़ी चीज को देख दोनों ही हैरान रह गए। दोनों आंखें फाड़े उस झूमती हुई चीज को देख रहे थे, क्योंकि आरव के नन्हे नन्हे हाथों में कल रात का अंश ने यूज किया हुआ कॉन्डम था। युवाना ने अगले ही पल अंश को गुस्से से घूरा। उसने अंश से 1000 बार कहा था कि कॉन्डम सुबह उठते ही ध्यान से डस्टबिन में फेंक देना, लेकिन नहीं, ये आदमी आजकल उसकी एक बात उसकी नहीं सुनता। युवाना ने गुस्से से सोचा, मम्मा आलू बलून में हवा भरेगा। दोनों कुछ करते उससे पहले आरव ने कहा, और वो उस कॉन्डम को मुंह से लगाकर हवा भरने ही वाला था कि तभी अंश ने झट से उसके हाथ को पकड़ा और उस कॉन्डम को फेंक दिया। आरू बेबी, वो बलून नहीं है, अंश ने आरव के हाथों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरव ने पूछा, डैडा वो फिल क्या था? वो एक गंदी चीज थी जो तुम्हारे बाप से निकली थी। युवाना ने आरव का सवाल सुन गुस्से कहा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था आरव का कॉन्डम को मुंह से लगाने की कोशिश करना। माना कि वो बच्चा था और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। सारी गलती अंश की। रात को जब उसने उसे कॉन्डम ऑफर किया था तो अंश ने साफ मना कर दिया, और जब उसका हो रहा था तब उसने उसे यूज किया। और वो हमेशा बताती थी कि सुबह उसे जल्दी से डस्टबिन में फेंक देना, लेकिन उसका अंश डार्लिंग उस आजकल एक नहीं सुनता है। कौन सी गंदी चीज मम्मा? आरव ने पूछा, जिसे सुनकर युवाना गुस्से से कहा, थप्पड़ पड़ेगा आरू अब तुम्हें। आजकल तुम भी अपने बाप की तरह अपनी मनमानी करने लगे हो। कहते वक्त युवाना ने अंश को और आरू को दोनों को घूरा। दोनों बाप बेटे सिर झुका कर खड़े हो गए, क्योंकि घर की लीडर आज गुस्से में थी।